एवरीवन, वेलकम टू द केमिस्ट्री टाइम्स। आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं टीजीटी साइंस के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 2। और जो आज के टॉपिक्स हैं जिसके क्वेश्चंस यहाँ पे प्रैक्टिस सेट में इंक्लूड किए गए हैं वो कौन कौन से टॉपिक है मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं। एसिड बेस एंड सॉल्ट, एसिड बेस थ्योरीज, हेनरीज लॉ, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन और एक दो क्वेश्चन यहाँ पे पीएच पीओएच से रिलेटेड भी यहाँ पे ऐड किए गए हैं। अब देखो, अलग अलग जो टीजीटी साइंस के एग्ज़ाम है ना, उनका सिलेबस कुछ पोर्शन तो क्या है भी कॉमन है और कुछ टॉपिक्स तो ऐसे हैं जो मैच करते हैं। अब जैसे जो 10th की यूनिट करनी है आपको एसिड बेस सॉल्ट की, वो सारे टीजीटी साइंस के एग्ज़ाम में है। एचसेट का पेपर है, ईएमआरएस है, एनवीएस है, केवीएस है, जो भी एग्ज़ाम्स है। बट कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं यहाँ पे जो अलग अलग एग्ज़ाम्स में आपको नहीं मिलेंगे। जैसे 10th में जो एचसेट का पेपर है उसमें सिर्फ आपको 10th वाला एसिड बेस सॉल्ट करना है। थोड़े बहुत यहाँ पे पीएचपीओएच से रिलेटेड क्वेश्चन करने हैं, बाकी टॉपिक्स आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, जैसे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन भी है एचसेट के पेपर में। तो इस तरीके से आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग चेक कर सकते हो कि कौन कौन से टॉपिक आपके काम के हैं, यानी कि आपको करने हैं या फिर नहीं करने हैं। तो जो भी क्वेश्चन आपके काम का नहीं होता, यानी कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं है, आप उसको स्किप कर सकते हो। और इस प्रैक्टिस सेट को जब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे तो क्या करना है आपको, जो भी क्वेश्चन सामने आएगा पहले उसको एक बार खुद से ट्राई करना और फिर चेक करना कि आपने वो क्वेश्चन ठीक किया है या फिर रॉन्ग किया है। ठीक है तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर रॉन्ग होता है तो आपको ये चेक करना है कि कैसे क्वेश्चन को करेक्ट करना है, क्या वे है क्वेश्चन को करने का, क्या कॉन्सेप्ट लगा है, और एंड में आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट होते हैं वो भी आपको मेंशन करने हैं कमेंट सेक्शन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, विच सॉल्ट डज नॉट ऑल्टर द पीएच ऑफ वाटर व्हेन एडेड। क्या करना है आपको, ये डिफरेंट सॉल्ट्स हैं, इनका एक्वस सॉल्यूशन बनाना है, मतलब कि इन्हें वाटर में ऐड करना है। और वाटर में ऐड करने के बाद क्या पीएच चेंज होता है ये आपको चेक करना है। ठीक है, कौन पीएच को चेंज कर देगा ये यहाँ पे हम चेक करेंगे। तो देखो, अब यहाँ पे इनके लिए क्या पता होना चाहिए आपको, नेचर ऑफ सॉल्ट पता होना चाहिए कि कैसा है। अब ये जो प्रोसेस होती है इसे हम क्या बोलते हैं, जब आप सॉल्ट में वाटर ऐड करते हो तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। क्या कहते हैं अभी हम, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। ये जो प्रोसेस होती है ये जस्ट रिवर्स होती है किसका भी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का। अब ये न्यूट्रलाइजेशन का जस्ट रिवर्स कैसे होती है इसको भी हम यहाँ पे एक बार समझ लेते हैं, फिर हम नेचर ऑफ सॉल्ट को डिस्कस करेंगे। तो न्यूट्रलाइजेशन बेसिकली क्या होता है, एसिड और बेस के कॉम्बिनेशन से होता है। एग्जाम्पल देखते हैं हम यहाँ पे, आपने लिया NaOH, ये बेस है, और साथ में लिया HCl, ये एसिड है। तो यहाँ पे ये कंबाइन करके क्या करता है अभी, NaCl सोडियम क्लोराइड प्लस में वाटर बना लेता है। ये क्या बन गया, यहाँ पे सॉल्ट बन गया। अब ये जो बना है ये किसके कॉम्बिनेशन से बना है, एसिड प्लस बेस के कॉम्बिनेशन से, और यहाँ पे सॉल्ट फॉर्मेशन हुई है और ये क्या आ गया अभी, वाटर आ गया। अब अगर मान लो इस सॉल्ट को वापस से आप वाटर में ऐड कर दोगे तो यहाँ पे क्या होगा, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, SiH पॉजिटिव, OH नेगेटिव। तो ये क्या करेगा भी, एक्वस सॉल्यूशन में ये प्रोड्यूस कर देगा वापस से जो बेस था यहाँ पे और जो एसिड था। तो ये क्या करेगा, जिस भी एसिड और बेस के कॉम्बिनेशन से मिलके बना है इसका हाइड्रोलिसिस करने पे आपको वही मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे क्या मिल गया, इसमें वाटर ऐड करने से NaCl में NaOH मिलेगा यानी कि बेस मिलेगा, और HCl मतलब कि एसिड मिलेगा। तो इस रिएक्शन को हम क्या बोल सकते हैं कि जो हाइड्रोलिसिस होता है वो जस्ट रिवर्स होता है किसका भी, न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस का। अब यहाँ पे जो भी सॉल्ट का नेचर रहेगा वही क्या करता है भाई, यहाँ पे जब आप उसको वाटर में ऐड करोगे ना तो डोमिनेट करेगा। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल फर्स्ट सॉल्ट क्या दिया हुआ है आपको, अमोनियम क्लोराइड। तो ये किसके कॉम्बिनेशन से बना है, हम यहाँ पे कॉम्बिनेशन लिख लेते हैं, बेस प्लस में एसिड, और यहाँ पे हम नेचर को मेंशन कर देंगे कि क्या नेचर है। तो यहाँ पे कौन सा बेस है भी, NH4OH मतलब कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड। एसिड का क्या आता है, अनायनिक पार्ट आता है, ये NH4 पॉजिटिव Cl नेगेटिव है ना। तो हमने पढ़ा है कि जो कटायन वाला पार्ट होता है, कटायन वाला पार्ट कहाँ से आता है, बेस से। कटायन वाला पार्ट कहाँ से आता है, सॉल्ट में, बेस से आता है। और अनायन वाला जो पार्ट होता है सॉल्ट में वो कहाँ से आता है भी, एसिड से आता है। तो यहाँ पे क्लोराइड आयन है, तो क्लोराइड आयन कहाँ से आया होगा, एसिड से। तो ये ऐसे बन जाएगा। और इस सॉल्ट का नेचर क्या बनेगा, जो भी करेक्टर क्या है, डोमिनेट करता है, मतलब कि जो भी उसकी स्ट्रेंथ डोमिनेट करेगी कि स्ट्रॉन्ग है या फिर वीक है। तो यहाँ पे देखो दोनों में से स्ट्रॉन्ग कौन है भी, ये बेस जो होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये वीक बेस होता है, ये क्या है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। एसिड क्या है यहाँ पे, स्ट्रॉन्ग है। तो अगर ये स्ट्रॉन्ग है तो इसका मतलब यहाँ पे जो नेचर बनेगा इस सॉल्ट का, इस सॉल्ट का जो नेचर है वो भी कैसा आएगा, एसिडिक आएगा। एसिडिक, यहाँ पे एसिड स्ट्रॉन्ग है ना तो एसिडिक सॉल्ट बनेगा। नेक्स्ट है KCN। तो KCN कैसे बना है, KOH पोटाशियम हाइड्रोक्साइड से और साथ में HCN से, इन दोनों के साथ बना है। अब यहाँ पे इस बेस का नेचर कैसा है, ये स्ट्रॉन्ग है। कैसा है भाई, स्ट्रॉन्ग है। और जो HCN होता है ये वीक एसिड है। अब डोमिनेट कौन करेगा यहाँ पे, बेसिक नेचर। तो ये कैसा सॉल्ट फॉर्म करेगा भी, बेसिक सॉल्ट। नेक्स्ट है यहाँ पे KNO3 पोटाशियम नाइट्रेट। तो ये यहाँ पे जो बेस है वो कौन सा बेस है, KOH। तो ये स्ट्रॉन्ग इन नेचर है।
और जो HNO3 होता है इट इज़ ऑल्सो स्ट्रॉन्ग एसिड, ये भी क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो स्ट्रॉन्ग के कॉम्बिनेशन से क्या है, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन होगा। तो ये कैसा नेचर का सॉल्ट फॉर्म करेगा भी, न्यूट्रल सॉल्ट। कैसा बनेगा, न्यूट्रल। नेक्स्ट है NaHCO3, जब आप इसे वाटर में ऐड करोगे तो यहाँ पे क्या है, इस तरीके से वापस से एसिड बेस बनाएगा। तो यहाँ पे जो बेस बनेगा वो क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, विच इज़ स्ट्रॉन्ग इन नेचर। और जो यहाँ पे एसिड है वो कौन सा है अभी, H2CO3 कार्बोनिक एसिड है। तो अब यहाँ पे ये वीक इन नेचर है और ये स्ट्रॉन्ग है, तो स्ट्रॉन्ग प्लस वीक, मतलब जब ये कंबाइन करते हैं तो स्ट्रॉन्ग जो भी होता है वही डोमिनेट करता है। तो यहाँ पे क्या है, ये भी कैसा नेचर का होगा, बेसिक नेचर का। तो अब यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग है वाटर में वही आ जाएगा। जैसे यहाँ पे HCl ज़्यादा होंगे, यहाँ पे क्या है KOH, मतलब कि हाइड्रोक्सिल आयन ज़्यादा होंगे। यहाँ पे दोनों ही क्या है, इक्वल अमाउंट में होंगे। और यहाँ पे भी अगेन वापस से क्या है, हाइड्रोक्सिल आयन ज़्यादा होंगे जब आप इसे वाटर में ऐड करोगे। तो जो इनका नेचर है वाटर में ऐड करने पे अगर एसिडिक या बेसिक या फिर न्यूट्रल आ रहा है तो उसकी वजह से क्या है, यहाँ पे पीएच में भी कुछ ना कुछ चेंज आएगा। अगर इस सॉल्ट को वाटर में ऐड करने पे यहाँ पे HCl, H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, मतलब कि ये स्ट्रॉन्ग इन नेचर है, तो ये ज़्यादा यहाँ पे क्या करेगा, H पॉजिटिव आयन को फॉर्म करेगा। तो इसकी पीएच वैल्यू जो भी सॉल्ट की पहले थी उससे क्या है, यहाँ पे कुछ ना कुछ डिफर करेगी, यानी कि पीएच वैल्यू में क्या आएगा, चेंज आएगा। तो अब यहाँ पे एसिडिक के केस में भी चेंज आएगा, बेसिक के केस में भी चेंज आएगा। कब चेंज नहीं आएगा, जब वो न्यूट्रल होगा। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है अभी, ऑप्शन नंबर 3। और ये क्वेश्चन KVS या NVS में से इन दोनों ही किसी पेपर का क्या है, प्रीवियस ईयर है। ठीक है, या तो ये KVS में आया था या फिर ये NVS में आया था, बट ये इन दोनों ही पेपर का क्या है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। सम सॉल्ट्स आर स्टोर इन एयर टाइट कंटेनर्स इन द केमिस्ट्री लैब। भाई कुछ सॉल्ट्स ऐसे हैं जिनको आपको क्या करना पड़ता है, एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रखना पड़ता है केमिस्ट्री लैब में। तो ये कौन से टाइप के सॉल्ट होते हैं जिनको ऐसे एयर टाइट कंटेनर में रखने की नीड होती है। तो ये कौन से टाइप के होते हैं भी, ऑप्शन नंबर D करेक्ट है इसका, डेलिक्वेसेंट। डेलिक्वेसेंट जो सब्सटेंसेस होते हैं या फिर सॉल्ट होते हैं वो कैसे नेचर को शो करते हैं, इसका क्या मतलब होता है, ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं। ये क्या करते हैं अभी, ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं। ये इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं डेलिक्वेसेंट। जो प्रॉपर्टी होती है ना, इसका मतलब क्या होता है, ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करती है। और मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके जो भी एयर में मॉइस्चर प्रेजेंट होता है ये क्या करती है, सॉल्यूशन बना लेती है। क्या करती है, सॉल्यूशन फॉर्म कर लेती है वहाँ पे जो भी एयर में वाटर प्रेजेंट होता है, जो भी ह्यूमिडिटी प्रेजेंट होती है उसके साथ। तो इसी वजह से हम क्या करते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस को जिसका नेचर क्या होता है, डेलिक्वेसेंट इन नेचर होता है, उनको हम एयर टाइट कंटेनर में रखते हैं। किस लिए भाई, टू प्रिवेंट कॉन्टैक्ट विद द एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर से प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको बचाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। यहाँ पे आपको 2 स्टेटमेंट दी हुई है और इसमें से आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला गया है कि नॉन मेटल्स क्या होते हैं अभी, बेसिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं, बेसिक ऑक्साइड्स के नेचर के बनाते हैं। और जो मेटल्स होती हैं वो प्रोड्यूस करती है एसिडिक ऑक्साइड्स की भी, एसिडिक ऑक्साइड्स बनाती हैं। अब हम ध्यान से देखें तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या है भाई, यहाँ पे इनकरेक्ट है। क्या पढ़ा था कि जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो कैसे नेचर को शो करते हैं, बेसिक। कैसे नेचर को शो करते हैं, बेसिक। और जो नॉन मेटल्स होते हैं उनके ऑक्साइड्स का नेचर कैसा होता है अभी, एसिडिक। कैसा होता है, एसिडिक। तो यहाँ पे दोनों ही अपोजिट आपको गिवन है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इसको आपने वाटर में ऐड किया तो यहाँ पे क्या है, इसका एक वो सॉल्यूशन जब आप बनाओगे तो यहाँ पे क्या बनता है, H2CO3 बनता है। ये H2CO3 क्या है, एक एसिड ही तो है, कार्बोनिक एसिड है। तो इसका मतलब क्या है कि ये कार्बन क्या है, यहाँ पे नॉन मेटल है। इट मीन्स यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो है, जो कि नॉन मेटल का ऑक्साइड है, ये क्या है, नॉन मेटल का ऑक्साइड ना। ऑक्साइड का मतलब क्या है कि मेटल का ऑक्साइड या फिर नॉन मेटल के साथ कंबाइन करे क्या, ऑक्सीजन। तो यहाँ पे नॉन मेटल का ऑक्साइड है तो ये क्या फॉर्म कर रहा है अभी, कार्बोनिक एसिड। तो इसका मतलब ये कैसे नेचर को शो करते हैं, एसिडिक। ऐसे हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे क्या है अभी, ये भी क्या फॉर्म करता है, H2SO3। ये भी क्या है, यहाँ पे एसिडिक इन नेचर है। ये भी क्या होता है, एसिड है। इसने क्या बनाया अभी, यहाँ पे एसिड फॉर्म किया है। तो ये एसिडिक इन नेचर होते हैं। और अगर हम बात करें मेटल के ऑक्साइड्स की, तो मेटल के ऑक्साइड फॉर एग्जांपल Na2O, सोडियम ऑक्साइड। सोडियम क्या है, एक मेटल है, तो इसके ऑक्साइड को क्या बोल रहे हैं हम यहाँ पे, सोडियम ऑक्साइड। और ये वाटर के साथ जब ऐड करते हैं इसे, मतलब रिएक्शन करता है, तो ये क्या फॉर्म करता है अभी, NaOH। क्या बनाता है यहाँ पे, NaOH बनाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब यहाँ पे तो OH खुद ही आ रहा है, तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या नेचर को शो करता है भाई, हाइड्रोक्सिल आयन है ना प्रेजेंट यहाँ पे, तो ये क्या है अभी, बेसिक। तो ना ही फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है और ना ही सेकंड, तो इसको हम क्या बोलेंगे, नीदर 1 नॉर 2। ये क्वेश्चन भी DSSB का PYQ है, ये भी DSSB में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। विच इज अ बेस अंडर द अरेनियस, ब्रोंस्टेड, लॉरी एंड लुईस थ्योरीज। आपको ये बताना है कि ये जो 4 यहाँ पे आपको डिफरेंट स्पीशीज गिवन है, इन चारों में से
कौन बेस है अकॉर्डिंग टू द अरेनियस, अकॉर्डिंग टू द ब्रोंस्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट और लुईस थ्योरीज। तो हम 3 थ्योरीज को डिस्कस करते हैं एसिड बेस की। अरेनियस कॉन्सेप्ट होता है जो कि एक्वस सॉल्यूशन पर डिपेंड करता है कि भी वाटर में H पॉजिटिव फर्निश कर रहा है या फिर हाइड्रोक्सिल आयन। जो H पॉजिटिव फर्निश करते हैं उसे हम बोलते हैं एसिड, और जो हाइड्रोक्सिल आयन बनाते हैं उसे हम बोलते हैं बेस अकॉर्डिंग टू द अरेनियस। ब्रोंस्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट में क्या होता है, ब्रोंस्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो प्रोटॉन डोनर होते हैं, ठीक है, जो H पॉजिटिव देते हैं, डोनेट कर सकते हैं किसी को, उसको हम बोलते हैं एसिड। और जो प्रोटॉन एक्सेप्टर होते हैं, जिनकी टेंडेंसी होती है कि प्रोटॉन को वो एक्सेप्ट कर ले, उसे हम बोलते हैं बेस। ये है ब्रोंस्टेड के अकॉर्डिंग। और जो लुईस थ्योरी होती है वो डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉन पेयर पे। अगर वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है तो उसे हम बोलते हैं एसिड, अगर डोनेट करने की टेंडेंसी है तो उसे हम बोलते हैं बेस। तो अब यहाँ पे आपको तीनों ही बेस की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, यानी कि क्या है, अरेनियस के अकॉर्डिंग हाइड्रोक्सिल आयन बनना चाहिए, ब्रोंस्टेड के अकॉर्डिंग प्रोटॉन को एक्सेप्ट करना चाहिए, बेस की डेफिनेशन, और लुईस थ्योरी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर उसके पास एक्स्ट्रा होने चाहिए फॉर डोनेशन, वो डोनेट करे, उसे हम बोलेंगे लुईस बेस। तो अब यहाँ पे देखते हैं चारों ऑप्शन को। तो फर्स्ट ऑप्शन ही इसका करेक्ट आंसर है। कैसे भी देखो, ये जो OH नेगेटिव आयन है, अब ये तो खुद ही क्या है, ये खुद ही किसको रिप्रेजेंट करता है अभी, अरेनियस कॉन्सेप्ट को, कि भाई जिसके पास भी हाइड्रोक्सिल आयन होते हैं वो क्या होते हैं, बेसिक होते हैं। तो फर्स्ट वाला ही करेक्ट आएगा। ब्रोंस्टेड-लोरी के अकॉर्डिंग क्या है, प्रोटॉन एक्सेप्ट करना चाहिए, तो अब इस पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो अब अगर ये रिएक्शन करेगा प्रोटॉन के साथ, H पॉजिटिव के साथ, तो ये इसके साथ कंबाइन होने की कैपेसिटी रखता है। क्या करेगा, एक्सेप्ट करके वाटर फॉर्म कर लेगा। भैया इसके टूवर्ड्स क्या रखता है, एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखता है ना हाइड्रोक्सिल आयन। तो जो भी एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखता है उसे हम बोलते हैं ब्रोंस्टेड बेस। तो यहाँ पे क्या है, ये बेस की तरह बनेगा अकॉर्डिंग टू द ब्रोंस्टेड। नेक्स्ट क्या है, लुईस थ्योरी। तो जिसके पास भी एक्स्ट्रा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव चार्ज होता है, मतलब कि क्या है, वो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकता है। अब यहाँ पे इसके पास क्या है, देखो भाई, यहाँ पे ऐसे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, तो इसकी क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करने की टेंडेंसी भी है। तो ये तीनों थ्योरीज के अकॉर्डिंग क्या बन जाएगा, बेस बन जाएगा। यहाँ पे O2 में तो देखो वैसे ही फेल हो गया, इसके पास कहाँ से हाइड्रोक्सिल आयन आएंगे, इसके पास तो हाइड्रोक्सिल आयन ही नहीं है। तो ये वाली थ्योरी तो वैसे ही, मतलब ये ऑप्शन तो वैसे ही इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है H2O। H2O जो होता है, इसका नेचर कैसा होता है, एम्फोटेरिक इन नेचर होता है। ये एसिड की तरह भी बिहेव करता है और किसकी तरह भी, अकॉर्डिंग टू द ब्रोंस्टेड, बेस की तरह भी बिहेव करता है यहाँ पे। और ये वाला भी ऑप्शन नहीं बनेगा क्योंकि आपको तीनों के अकॉर्डिंग बताना है। नेक्स्ट है अमोनिया। तो अमोनिया भी क्या है, भी यहाँ पे हाइड्रोक्सिल आयन नहीं बना सकता। अमोनिया यहाँ पे हाइड्रोक्सिल आयन कहाँ से बनाएगा, जब आप इसके एक्वस सॉल्यूशन को प्रिपेयर करोगे। तो ये क्या आ गया भाई, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ये भी आई थिंक प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है, ये भी किसी पेपर का क्वेश्चन है, बट मुझे याद नहीं है कौन से पेपर में पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भी, एक्स इज एन एक्वस सॉल्यूशन। एक्स एक एक्वस सॉल्यूशन है ऑफ एन एसिड, एक एसिड का, ठीक है, क्या है भी, एक एसिड का एक्स एक एक्वस सॉल्यूशन बना रहा है, और वाई इज एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेस। यानी कि एक्स एसिड है बेसिकली और वाई क्या है, बेस है। और ऑन डाइल्यूटिंग देम सेपरेटली, और उनको डाइल्यूट करने पे अलग अलग डाइल्यूट करना है, यानी कि एक्स का अलग से डाइल्यूशन करना है, वाई का अलग से डाइल्यूशन करना है। आपको ये बताना है कि पीएच पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। भाई पीएच इंक्रीज होगा, पीएच डिक्रीज होगा, मतलब किसका इंक्रीज किसका डिक्रीज होगा, या कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, या दोनों का इंक्रीज दोनों का डिक्रीज होगा, इस तरीके से आपको चेक करना है। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, भी इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन को समझना पड़ेगा अच्छे से, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं और ये अच्छे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। अब ये कोई बहुत हाई लेवल पे क्वेश्चन नहीं है, कभी ऐसे इस क्वेश्चन को देख के ऐसे समझो हाई लेवल का क्वेश्चन है। ये भी एनवीएस या केवीएस का ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो देखो वो इस टाइप के क्वेश्चन फ्रेम करता है, बिल्कुल इजी क्वेश्चंस भी नहीं बनाता है। कॉन्सेप्ट माना कि मतलब बेस वाले ही होते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट ही होते हैं, बट वो क्वेश्चन जो है वो अच्छे फ्रेम करता है। अब यहाँ पे क्या है, आपको क्या समझना पड़ेगा, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन समझना पड़ेगा। इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन का मतलब होता है कि आपने क्या ऐड किया है, वाटर। क्या ऐड किया है भी, एडिंग वाटर। इसमें हम क्या करते हैं, वाटर को ऐड करते हैं। वाटर को ऐड करते हैं तो क्या होगा, जो भी स्टार्टिंग में आपको एसिड या बेस की अमाउंट गिवन है वो तो क्या रहती है, सेम रहती है। एसिड या बेस की अमाउंट क्या रहेगी, सेम रहेगी। क्या चेंज हो जाता है, वॉल्यूम चेंज हो जाता है। क्या चेंज होता है, वॉल्यूम इंक्रीज होता है आफ्टर डाइल्यूशन। देखो इसको मैं आपको एक एग्जांपल से क्लियर करती हूँ। ऐसा हम मान लेते हैं कि एक्स की अमाउंट भी आपके पास कितनी है, 10 ml है, और यहाँ पे वाई की अमाउंट भी कितनी है, 10 ml है। ये क्या है, यहाँ पे बेस है, ये क्या है, यहाँ पे बेस है, और ये क्या है, यहाँ पे एसिड है। अब आपको क्या करना है, ये आपके पास जो 10 ml था ये 100 में था, यानी कि टोटल क्या बना रहा था, 100 ml बना रहा था। क्या कर रहा था, टोटल 100 ml में कितना एसिड प्रेजेंट था भाई, 10 ml। और यहाँ पे भी टोटल 100 ml में कितना बेस प्रेजेंट था, यहाँ पे 10 ml था। अब देखो ध्यान से, अगर आप इसका डाइल्यूशन करते हो, मान लो आपने इसमें और 100 को ऐड कर दिया, आपने क्या किया, 100 ml ऐड कर दिया, यहाँ पे भी 100 ml ऐड कर दिया, तो अब यहाँ पे वॉल्यूम कितना हो गया टोटल,
200 ml, कितना हो गया अभी वॉल्यूम 200 ml। और यहाँ पे वॉल्यूम कितना ऐड हो गया, यहाँ पे भी 200 ml ऐड हो गया आफ्टर डाइल्यूशन। डाइल्यूशन का मतलब क्या बताया, वाटर को ऐड करना है। तो वाटर को ऐड करने से क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। बट ये बताओ कि क्या यहाँ पे एसिड या बेस की अमाउंट चेंज हुई है। अब यहाँ पे पहले वो जो 10 ml था वो 100 में था, अब ये 10 ml किस में है भाई, 200 में है। एसिड या बेस तो कांस्टेंट रहे हैं, जो था वहाँ पे उतना ही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जब आप एसिड या बेस की अमाउंट को क्या करते हो, मतलब डाइल्यूट करते हो, तो यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज होता है। बट एसिड या बेस यानी कि जो भी आपके पास स्टार्टिंग मटेरियल था, सॉल्ट भी हो सकता है, कोई भी चीज़ का आप डाइल्यूशन समझ सकते हो यहाँ से कि वो क्या रहती है, सेम रहती है, वो कांस्टेंट है। तो अब यहाँ पे इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन में क्या हुआ है, ओनली वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है। 10 ml कहाँ पे था, 100 में था। तो यहाँ पे ये जो आयंस थे यानी कि जो एसिड प्रेजेंट था, वो कहाँ पे होंगे, पास पास होंगे। क्या है भाई, यहाँ पे पास पास होंगे, यहाँ पे मतलब क्लोज होंगे। यहाँ पे जो भी आयंस है यानी कि एसिड्स के जो आयंस बनेंगे वो पास पास होंगे। बट जब आपने इसे 200 ml में बना दिया, जब आपने किया है भाई यहाँ पे 200 ml में बना दिया, तो यहाँ पे क्या हो गया, अब ये जो आयंस है ये तो सेम ही रहे। कंसंट्रेशन ऑफ आयन होती है, कंसंट्रेशन ऑफ आयन बनेगी यहाँ पे H पॉजिटिव की, वो क्या हो गई, डिक्रीज। क्या हो गई भी, कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन की डाइल्यूशन करने की वजह से डिक्रीज हो गई। अगर कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है तो यहाँ पे जो पीएच होता है वो क्या हो जाता है भाई, इंक्रीज होता है। क्या होता है, इंक्रीज होता है। हमने एक रिलेशन पढ़ा है ना पीएच का, क्या होता है भाई, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन। तो इसका यही तो रिलेशन होता है। अगर ये हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ रही है तो पीएच की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। अगर ये इंक्रीज होता है तो ये क्या होता है, डिक्रीज होता है। अगर यही डिक्रीज हो रहा है तो पीएच की वैल्यू क्या होगी भाई, यहाँ पे इंक्रीज होगी। तो यहाँ पे H पॉजिटिव आयंस जो हैं इनके जो नंबर्स है वो क्या हो रहे हैं, 200 ml में डाइल्यूट मतलब आने की वजह से कम हो रहे हैं। तो अब वो कम हो रहे हैं तो इसका मतलब उसकी पीएच की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज होगी। देखो यहाँ पे जो स्केल होता है वो कैसे होता है, 7, 0 और 14। अब यहाँ पे इंक्रीज होने का मतलब क्या है, देखो यहाँ पे इंक्रीज होने का मतलब ये है कि उसकी पीएच की वैल्यू किसकी तरफ चल रही है, अभी 7 की तरफ चल रही है, ठीक है। हाइड्रोजन आयन जब कम होंगे, हाइड्रोजन आयन कम होने का मतलब क्या है कि वो वीक एसिड है। क्या हो गया, अब उसका नेचर वीक हो गया। क्या हो गया अभी, वीक हो गया। वो पहले के कंपैरिजन में क्या हो गया, वीक हो गया। तो यहाँ पे क्या है, ये जो पीएच होगा वो क्या हो जाएगा अभी यहाँ पे, इंक्रीज। सेम कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे बेस के केस में लगाना है। यहाँ पे भी देखो डाइल्यूशन करने की वजह से जो कंसंट्रेशन है 200 ml में आ गए ना, अब 10 ml बेस के आयंस। तो यहाँ पे 200 ml में आने की वजह से इसकी हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। अगर हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है तो इसका मतलब जो पीओएच होगा, ठीक है, हाइड्रोक्सिल आयन के लिए हम क्या देखते हैं, पीओएच की वैल्यू देखते हैं। तो यहाँ पे जो पीओएच होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे भाई इंक्रीज होगा। क्या होगा भाई, यहाँ पे इंक्रीज होगा। क्योंकि ये भी रिलेशन कैसे होता है, पीओएच होता है नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे इनका क्या होता है, अपोजिट रिलेशन। अगर ये बढ़ेगा तो ये डिक्रीज होगा, अगर ये डिक्रीज हो रहा है तो ये इंक्रीज होगा। तो हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन डिक्रीज होने से पीओएच की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। पीएच और पीओएच में क्या होता है, अपोजिट रिलेशन होता है। क्या होता है भी, अपोजिट रिलेशन होता है। अगर पीएच डिक्रीज होगा तो पीओएच की वैल्यू क्या होगी भाई, यहाँ पे लेस होगी यानी कि डिक्रीज होगी। इन दोनों का अपोजिट रिलेशन क्यों है, क्योंकि ये दोनों अलग करेक्टर को दिखाते हैं। पीएच किसके लिए होता है, एसिड के लिए। पीओएच किसके लिए होता है, बेस के लिए। तो यहाँ पे उसने क्या बोला है क्वेश्चन में, आपको पीएच बताना है। क्या करना है भी, यहाँ पे पीएच की टर्म्स में गिवन है। अगर उसने पीओएच की टर्म्स में दिया होता तो यहाँ पे क्वेश्चन में ऑप्शन ऐसे होता कि पीएच की वैल्यू इंक्रीजेस और जो यहाँ पे पीओएच की वैल्यू है वो भी इंक्रीज हो रही होती। बट उसने क्या बोला है ऑप्शन में, देखो सारे में पीएच ही गिवन है। आपको क्या दिया हुआ है, पीएच ही दिया हुआ है। तो पीएच की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, इसके लिए अगर पीओएच इंक्रीज हो रहा है तो पीएच मस्ट बी डिक्रीजेज। तो यहाँ पे पीएच की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आएगा भी, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन विच गैस इज प्रोड्यूस एट एनोड। कि भाई क्या करना है आपको, इलेक्ट्रोलिसिस करना है किसका, ब्राइन सॉल्यूशन का, और ये बताना है यहाँ पे कि विच गैस इज प्रोड्यूस एट एनोड, की कौन सी गैस यहाँ पे एनोड पे बनेगी। तो ये जो प्रोसेस होती है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन, इसमें यहाँ पे देखो आपको 3 प्रोडक्ट मिलते हैं। क्या रिएक्शन होती है भाई, देखो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन का मतलब क्या है, ब्राइन जो होता है वो होता है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। क्या होता है भाई यहाँ पे, इसका एक्वस सॉल्यूशन हम बनाते हैं और इसका ही क्या करते हैं भाई, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे। यहाँ पे क्या करते हैं, इसमें से इलेक्ट्रिसिटी को पास कराते हैं और पास कराने पे यहाँ पे आपको 3 प्रोडक्ट मिलते हैं। एक क्लोरीन गैस मिलती है और साथ में क्या है भी, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है और एक बनता है यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड। सॉल्यूशन में क्या बचता है आपके पास, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। और यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी मतलब इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन होती है। यहाँ पे कौन सा डिकम्पोजिशन होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन होता है। तो यहाँ पे अभी एक तो प्रोडक्ट ये बनेगा, तो इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन है, तो यहाँ पे कैथोड और एनोड पे रिएक्शन होती है।
तो एनोड पे जो प्रोडक्ट मिलता है वो आपको क्लोरीन गैस मिलती है, कैथोड पे जो प्रोडक्ट मिलता है वो आपको हाइड्रोजन गैस मिलती है। क्या पूछा है क्वेश्चन में कि एनोड पे कौन सी गैस बनती है, तो एनोड पे कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है अभी, क्लोरीन गैस। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है अभी, ऑप्शन नंबर सी। अब देखो यहाँ पे एनोड और कैथोड की आपको डिफरेंट रिएक्शन भी पता होनी चाहिए। तो एनोड पे क्या रिएक्शन होती है, एनोड पे जो रिएक्शन होती है वो होती है अभी यहाँ पे वाटर है। तो जो वाटर होता है वो क्या करता है अभी, रिड्यूस होता है। वाटर क्या करता है अभी यहाँ पे, रिड्यूस होता है। तो यहाँ पे 2 वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। अगर हम बैलेंस रिएक्शन की बात करें तो ये H2 बनाएगा और साथ में क्या है यहाँ पे 2 हाइड्रोक्सिल आयन बनते हैं। और कैथोड पे जो रिएक्शन होती है इलेक्ट्रोलिसिस कराने से, कैथोड पे जो रिएक्शन होती है वो होती है क्लोरीन क्या होता है अभी यहाँ पे, ऑक्सीडाइज होता है। तो ऑक्सीडाइज हो रहा है मतलब कि क्लोरीन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा। तो ये ऐसे इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देता है। तो यहाँ पे क्लोराइड आयन क्या होता है, ऑक्सीडाइज होता है किसमें, क्लोरीन गैस में। और जो वाटर मॉलिक्यूल है वो क्या है अभी यहाँ पे, रिड्यूस होता है टू हाइड्रोजन गैस। किस में रिड्यूस होता है अभी, हाइड्रोजन गैस में रिड्यूस होता है। तो ये आपको याद रखना है। अब ये जो सॉल्यूशन में यहाँ पे हाइड्रोक्सिल आयन है और सॉल्यूशन में क्या अभी NaCl का यहाँ पे ये बचेगा, सोडियम आयन भी बचेंगे। ये दोनों कंबाइन करके सॉल्यूशन से क्या करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म कर लेते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन एक ये भी पूछा जा सकता है कि एनोड पे ऑक्सीजन गैस क्यों नहीं बन रही है। ऐसे यहाँ पे ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि ऑक्सीजन गैस बन जाए, यहाँ पे ये ऑक्सीजन भी बना सकता है। तो इसके पीछे का रीज़न क्या होता है कि जो ब्राइन सॉल्यूशन होता है ना, उसमें क्लोरीन का ऑक्सीडेशन क्या होता है अभी यहाँ पे, क्लोरीन का ऑक्सीडाइज होना क्या होता है, ज़्यादा ईजी होता है एज कम्पेयर टू यहाँ पे ऑक्सीजन के। ठीक है, क्लोरीन के कंपैरिजन ऑक्सीजन के कंपैरिजन में यहाँ पे क्लोरीन जो है इसका जो डिस्चार्ज पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, कम होता है। मतलब कि ये इजीली इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है। डिस्चार्ज पोटेंशियल से क्या मतलब होता है कि भाई वो कितना जल्दी रिएक्ट करेगा एट इलेक्ट्रोड, यानी कि कौन फास्ट रिएक्शन करेगा, पहले कौन करेगा। तो क्लोरीन और ऑक्सीजन में से क्या प्रेफर होता है भाई कि क्लोरीन इजीली इलेक्ट्रॉन को लूज करके यहाँ पे ऑक्सीडाइज करके वो क्लोरीन गैस को बना ले एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। और ऐसा होता क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो क्लोरीन है इसका डिस्चार्ज पोटेंशियल क्या होता है भाई, कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ए सॉल्यूशन एक्स, आपके पास एक सॉल्यूशन एक्स है जिसका यूज़ करने पे वो क्या करता है भाई, टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। एक्स सॉल्यूशन की कैपेबिलिटी है कि भाई वो क्या करता है, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ से समझो कि अगर एक्स सॉल्यूशन ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर रहा है तो एक्स मस्ट भी क्या होगा भाई, एसिडिक इन नेचर होगा। क्योंकि ये करेक्टर किसका होता है, ये किसकी प्रॉपर्टी होती है, किसका करेक्टरिस्टिक है ब्लू से रेड में कन्वर्ट होना, एसिडिक सॉल्यूशन का। एसिडिक सब्सटेंसेस का ही तो करेक्टर होता है ये। आगे क्या बोला है, इसका मतलब ये एक्स मस्ट भी क्या है यहाँ पे, एसिडिक इन नेचर है। अब ये जो है ये रिएक्ट करता है किसके साथ, सोडियम कार्बोनेट के साथ, और एक वाई गैस बना लेता है। अब यहाँ पे कार्बोनेट और बाई कार्बोनेट के साथ जब भी रिएक्शन होती है ना तो कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इसका मतलब यहाँ पे जो भी रिएक्शन होगी तो ये जो गैस फॉर्मेशन कर रहा है ये कौन सी गैस बन रही है भाई, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है। अब ये जो गैस वाई है ये क्या करती है, लाइम वाटर को मिल्की कर देती है। तो लाइम वाटर को मिल्की कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, मिल्की जो बनता है वो किसकी वजह से बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से बनता है। अब क्या करना है आपको, ये आइडेंटिफाई करना है कि ये एक्स क्या है भाई, ये कौन सा सब्सटेंस है जो इतनी सारी रिएक्शन कर रहा है कि ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर रहा है, फिर उसकी वजह से जो प्रोडक्ट बनेगा वो सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करके वाई गैस बनाएगा। और वाई की टेंडेंसी होती है क्या भाई, वाई क्या करता है, लाइम वाटर को मिल्की बना देता है। तो यहाँ पे एक्स क्या है भी, मस्ट बी एसिड। तो अब अगर आपको सिर्फ इतना ही पता चल गया ना कि वो एसिड होना चाहिए, तो इस ऑप्शन में से क्या पता कर लो आप, ये देख लो कि क्या ऑप्शन में कोई आपको एसिड ऑप्शन गिवन है या फिर नहीं दिया हुआ है। तो अब देखो यहाँ पे ऑप्शन में एक ही एसिड आपको गिवन है, तो इस ऑप्शन का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, बी। सिर्फ फर्स्ट लाइन से ही देखो क्वेश्चन हो सकता है, पूरा पढ़ने की नीड ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि जो सोडियम क्लोराइड है ये क्या होता है, सॉल्ट। सोडियम क्लोराइड क्या है भी, एक सॉल्ट है। NaOH क्या है यहाँ पे, बेस है। और जो KNO3 है ये भी क्या है यहाँ पे, सॉल्ट है। ये दोनों ही सॉल्ट किसके एग्जाम्पल है, न्यूट्रल सॉल्ट है। तो अब यहाँ पे ब्लू से रेड हो रहा है, अब ये इन पे तो कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा, बेस वैसे चेंज नहीं करेगा। ब्लू लिटमस को रेड में थोड़ी ना चेंज करता है, ये बेस का करेक्टर नहीं होता, बेस का नेचर नहीं है। ये कौन करता है भाई, एसिड करता है। एसिड आपको एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, तो क्या है भाई, ऑप्शन नंबर बी HCl इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। रिएक्शन कैसे होगी देखो भाई, यहाँ पे HCl जो है ये रिएक्शन करेगा किसके साथ, पहले तो इसने क्या किया, ब्लू को रेड कर दिया, रिएक्शन कर रहा है फिर सोडियम कार्बोनेट के साथ। तो सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करने पे ये क्या करता है, सोडियम क्लोराइड फॉर्म करेगा, 2NaCl बनता है। यहाँ पे 2 आयन है ना, और कार्बोनेट पे क्या होता है, -2 होता है, तो 2NaCl बनेगा। और साथ में क्या है यहाँ पे वाटर फॉर्म होता है,
और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ होती है। अब ये जो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी है, इसे आप क्या कर रहे हो अभी, लाइम वाटर में से पास करा रहे हो। लाइम वाटर क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। लाइम वाटर क्या होता है अभी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसमें से हमने पास किया तो यहाँ पे क्या करता है, कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म कर लेता है, जो कैसा होता है अभी, मिल्की इन कलर होता है, मतलब वाइट होता है। इसे हम मिल्की सॉल्यूशन बोल देते हैं। और यहाँ पे क्या होता है अभी, वाटर बनता है। जब आप इसमें से एक्सेस में CO2 पास कराओगे तो ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि क्या प्रोडक्ट बनेगा। जब आप इस कैल्शियम कार्बोनेट के सॉल्यूशन में से अगेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास करते हो तो यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बनता है, ये आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अभी, क्वेश्चन नंबर 8। 0.1 मोलर HCl सॉल्यूशन है आपके पास और 0.1 मोलर ही एसिटिक एसिड सॉल्यूशन है। आर टेकन इन 2 बीकर। एक बीकर में आपने HCl लिया है और एक बीकर में आपने एसिटिक एसिड लिया है, ठीक है। और क्या किया है, विच ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज करेक्ट। यहाँ पे आपको ऑब्जर्वेशन करेक्ट करनी है। अब जो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन आपको गिवन है वो किसके टर्म्स में, अभी pH के टर्म्स में गिवन है। HCl की जो कंसंट्रेशन दी हुई है आपको 0.1 गिवन है और एसिटिक एसिड इज ऑल्सो 0.1 मोलर। तो कंसंट्रेशन तो दोनों की सेम है। बट जो HCl होता है ये कैसे नेचर का होता है, स्ट्रॉन्ग। कैसे नेचर को शो करता है, ये स्ट्रॉन्ग। और जो एसिटिक एसिड होता है ये कैसा होता है, वीक इन नेचर। तो हमने क्लासिफिकेशन में पढ़ा है कि जो स्ट्रॉन्ग इन नेचर होता है वो कंप्लीटली क्या करता है अभी, डिसोसिएट हो जाता है आयंस में। तो ये ऐसे डिसोसिएट हो गया। और जो वीक एसिड्स होते हैं वो क्या करते हैं अभी, वो आयनाइजेशन को शो करते हैं। यानी कि यहाँ पे पार्शली आयनाइजेशन होता है, मतलब ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता। ये ऐसे करता है कि ये डिसोसिएट होगा एसिटेट आयन में और H पॉजिटिव में। कुछ ही आयंस, कुछ ही मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, इसके आयनाइज होते हैं। और ये आयनाइज जो हुए हैं ये भी क्या है, वापस से एसिटिक एसिड बना सकते हैं। तो वीक के केस में ये होता है। जब भी स्ट्रॉन्ग के लिए जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे जो भी उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन होती है, चाहे वो एसिड हो या फिर बेस हो, तो वही आयंस की कंसंट्रेशन होती है। जैसे अगर आपके पास 1 HCl है तो 1 HCl आप कैसे बनाते हो, जब 1 H पॉजिटिव और 1 Cl नेगेटिव क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं, देन क्या बनता है, एक HCl बनता है। तो सेम ऐसे ही यहाँ पे अगर 0.1 मोलर HCl है और ये डिसोसिएट हो रहा है H पॉजिटिव Cl नेगेटिव में, तो यहाँ पे 0.1 मोलर ही क्या बन रहे होंगे, हाइड्रोजन आयन बन रहे होंगे। और 0.1 मोलर ही यहाँ पे क्या बन रहा होगा भाई, हाइड्रोक्सिल क्लोराइड आयन की फॉर्मेशन हो रही होगी। बट इन केस ऑफ एसिटिक एसिड ऐसा नहीं हो सकता। तो यहाँ पे उसने क्या पूछा है कि पीएच किसका चेंज होगा, क्या बोला है उसने, पीएच कैसे चेंज होगा। तो यहाँ पे हम कैसे कोरिलेट करेंगे, यहाँ पे देखो भाई, इसका मतलब पीएच इज इक्वल टू में क्या है, देखो नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन होती है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मेरे पास कितने हाइड्रोजन आयन है, स्ट्रॉन्ग के केस में 0.1 मोलर है। तो यहाँ पे पुट करो नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ 0.1। 0.1 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1/10। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 10⁻⁻1। तो ये नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ 10⁻⁻1 करेंगे तो लॉग में क्या होता है, एक प्रॉपर्टी होती है लॉग की कि जब भी वो पावर में होता है तो उसकी पावर आगे आ जाती है, ऐसे B log A। तो ये log A क्या है अभी यहाँ पे, ये इसको ऐसे चेंज करेंगे, -1 आगे आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पे 1 log 10। log 10 की वैल्यू कितनी है अभी यहाँ पे 1 होती है, तो 1 × 1 कितना आ गया 1। तो इस केस में जो HCl है, इस केस में पीएच की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 1 आएगी। अब देखो जो वो कंप्लीट डिसोसिएट हो रहा है तो उसकी पीएच की वैल्यू कितनी आई है, 1 आई है। बट जब आपके पास यहाँ पे क्या है, गिवन क्या दिया हुआ है आपको, एसिटिक एसिड साथ में। तो जो एसिटिक एसिड है वो तो पार्शली आयनाइज होगा, तो पार्शली आयनाइज हो रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, कम ही आयन फर्निश हो रहे होंगे, सारे के सारे मॉलिक्यूल्स यहाँ पे H पॉजिटिव आयन नहीं बना रहे। तो इसके लिए जो पीएच की वैल्यू आएगी, इसके लिए जो पीएच की वैल्यू आएगी वो कैसी होगी भाई, यहाँ पे इसके कंपैरिजन में, यहाँ पे देखो 0.1 मोलर था तो यहाँ पे इसके कंपैरिजन में तो ये कम ही बन रहे होंगे ना। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन है वो क्या बनेगी, कम बनेगी। क्या है भाई, 0.1 से कम ही आएगी, क्योंकि सारे डिसोसिएट नहीं हो रहे। दोनों की कंसंट्रेशन देखो कैसी है, सेम है। तो सेम है तो इसका मतलब ये तो सारे के सारे टूट जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे, बट ये नहीं हो पाएंगे। तो इसकी जो यहाँ पे आयनाइजेशन होगी, जो H पॉजिटिव आयन बनने की टेंडेंसी होगी वो क्या होगी भाई, यहाँ पे कम होगी। अगर इसकी टेंडेंसी कम है तो इसका मतलब यहाँ पे पीएच की वैल्यू क्या आएगी भाई, हाई आएगी। पीएच की वैल्यू क्या आएगी, हाई आएगी। आपको रिलेशन याद रखना है, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन में और साथ में पीएच में क्या होता है, अपोजिट रिलेशन होता है। ये क्या रखते हैं अभी, इन्वर्स रिलेशन रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन। तो ये इंक्रीज होता है तो ये डिक्रीज होगा, ये डिक्रीज होता है तो ये इंक्रीज होगा। तो अगर यहाँ पे हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन 0.1 मोलर से कम आ रही है, क्योंकि ये पार्शली आयनाइज हो रहा है, तो इसकी पीएच की वैल्यू इस सॉल्यूशन से तो क्या आएगी, ज़्यादा आएगी। अगर पीएच की वैल्यू ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या है कि वो लेस एसिड है, क्योंकि 0 की तरफ जब वैल्यू आती है तब हम उसे क्या बोलते हैं भाई, वो स्ट्रॉन्ग है। अगर पीएच की वैल्यू यहाँ पे बढ़ती जाएगी, यहाँ पे जो भी पीएच की वैल्यू आई है उससे तो बड़ी आएगी, यानी कि 1 से तो कुछ ना कुछ वैल्यू यहाँ पे बड़ी आएगी, बड़ी आ रही है तो इसका मतलब कैसे नेचर को शो करेगा, वो
वीक नेचर को शो करेगा। क्वेश्चन नंबर 9, ए स्टूडेंट डिजोल्व अ वाइट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस इन वाटर। एक स्टूडेंट है जो क्या करता है, वाइट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस को वाटर में डिजोल्व करता है। सॉल्यूशन कैसा है, सॉल्यूशन इज बेसिक, तो जो सॉल्यूशन है वो बेसिक बन जाता है। परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करता है, तो वो सब्सटेंस क्या है भाई, कौन से क्रिस्टलाइन सब्सटेंस को उसने वाटर में डिजोल्व किया है। तो ये हमने जब सॉल्ट्स को डिस्कस किया था तो उसमें हमने सारे सॉल्ट्स की प्रॉपर्टीज़ को पढ़ा था, डिस्कस किया था। तो उन्हीं में से एक सॉल्ट था भाई क्या, वॉशिंग सोडा। जो वॉशिंग सोडा होता है, सोडियम कार्बोनेट होता है, उसकी क्या होती है भाई, ये प्रॉपर्टी होती है कि वो क्या करता है, हार्ड वाटर को सॉफ्ट में चेंज कर सकता है। उसकी टेंडेंसी होती है, कैपेबिलिटी होती है। और जो वाटर में हार्डनेस होती है वो किसकी वजह से होती है, कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन की वजह से होती है। हार्डनेस ऑफ वाटर किसकी वजह से होती है, कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन की वजह से होती है। हार्डनेस ऑफ वाटर से क्या मतलब है, ऐसा वाटर जो क्या करता है, सोप के साथ लेदर फॉर्मेशन नहीं करता, झाग नहीं बनाता है, ठीक है। कई जगह का पानी ऐसा होता है जो इजीली क्या है भाई, वहाँ पे हम सोप को यूज़ नहीं कर पाते, तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, हार्डनेस ऑफ वाटर। और जो हार्डनेस होती है किसकी वजह से होती है, यहाँ पे कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन की वजह से होती है। तो और ये जो वॉशिंग सोडा है, इसी का हम यूज़ करते हैं टू रिमूव द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, यानी कि हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करने के लिए, उसे सॉफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए। अब वो सॉफ्ट कैसे होगा, हार्ड वाटर सॉफ्ट कैसे होगा, जैसे ही यहाँ इस वाटर में से ये कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन क्या है भी बाहर निकल जाएंगे, वैसे ही वाटर क्या है, हार्ड से सॉफ्ट में चेंज हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है अभी, ऑप्शन नंबर सी, वॉशिंग सोडा। अब यहाँ पे ये पूरा जो बेसिक होता है, ये भी देखो, वॉशिंग सोडा का नेचर कैसा है, बेसिक इन नेचर होता है। ये बनता कैसे है, यहाँ पे NaOH प्लस में कार्बोनिक एसिड के कॉम्बिनेशन से बनता है। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग क्या है, बेस है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है अभी, ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पे सारे ऑप्शन ना मैच होने चाहिए। अब जैसे बेकिंग सोडा भी बेसिक इन नेचर है, बट उसकी ये प्रॉपर्टी नहीं है, उसका एक करेक्टर नहीं होता वो परमानेंट हार्डनेस को रिमूव कर सके। तो सारे जितने भी यहाँ पे ऑप्शन, मतलब क्वेश्चन में आपको पॉइंट्स दिए हुए हैं ना, उन सबको कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के बाद जो बेस्ट ऑप्शन बनता है यहाँ पे आपको वो चूज़ करना है। ऐसे नहीं देखना कि बेसिक है, किसी को नहीं पता वॉशिंग सोडा बेसिक होता है, उसको लगे, उसको ये पता है कि बेकिंग सोडा बेसिक इन नेचर होता है, तो कभी इसको टिक कर दे। सारे पॉइंट्स को कनेक्ट भी करना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं अभी, विच सॉल्ट इज यूज इन ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्रीज। यहाँ पे आपको ऑप्शंस गिवन है, इनमें से ये बताना है कि कौन सा सॉल्ट यहाँ पे ग्लास इंडस्ट्रीज, सोप इंडस्ट्रीज और पेपर इंडस्ट्रीज में यूज़ होता है। तो कौन सा यूज़ होता है अभी, ऑप्शन नंबर सी, सोडियम कार्बोनेट यूज़ होता है। जो ये बेकिंग सोडा है, ठीक है, ये कहाँ पे यूज़ होता है, ये बेकिंग वगैरह में यूज़ होता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहाँ पे यूज़ होता है अभी, बेकिंग वगैरह में यूज़ होता है। एज ए फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ होता है। सोडियम क्लोराइड बहुत सारे दूसरे सब्सटेंसेस को बनाने में यूज़ होता है। और जो सोडियम कार्बोनेट है, ये ग्लास, सोप, पेपर इंडस्ट्रीज और वाटर को सॉफ्ट करने के लिए भी यूज़ करते हैं, अभी हमने देखा था। क्वेश्चन नंबर 11, अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रोज लॉ, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेज एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन। यहाँ पे क्या बोला है कि जो एवोगैड्रो लॉ होता है उसी की स्टेटमेंट पूछी है। यहाँ पे क्या बोला है उसने, क्वेश्चन में आपको स्टेटमेंट ही दी हुई है कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेज, कि भाई इक्वल वॉल्यूम लेना है आपको ऑल गैसेज का एट सेम टेम्परेचर प्रेशर। तो यहाँ पे उसका क्या इक्वल होगा, मास इक्वल होता है, इक्वल नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, या फिर इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, या फिर इक्वल डेंसिटी होती है। तो यहाँ पे एक बात याद रखनी है आपको, क्या क्या इक्वल रखना है, इक्वल वॉल्यूम लेना है। डिफरेंट गैस ले सकते हो आप, गैस डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है, डिफरेंट गैसेस, बट जो वॉल्यूम है, जो अमाउंट है डिफरेंट गैसेस की, वो कैसे लेनी है आपको, सेम लेनी है। जैसे डिफरेंट गैसेस आप O2, N2, ठीक है, और कोई H2 गैस, इनको ले सकते हो, बट जो इनका वॉल्यूम है वो सेम लेना है। जैसे मान लो यहाँ पे आपने 1 वॉल्यूम लिया है एक गैस का, तो सबका ही क्या होना चाहिए, 1 यूनिट वॉल्यूम ही होना चाहिए। तो वॉल्यूम सेम होता है। और साथ में क्या है, टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन जो होती है वो क्या होती है, सेम होती है। टेम्परेचर और प्रेशर क्या होता है अभी, कांस्टेंट रखते हैं, उसे क्या करते हैं, सेम टेम्परेचर प्रेशर पे लेते हैं। यानी कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, मान लो रूम टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन आपने लिए, उस पे O2, N2, H2 गैस है, तो यहाँ पे इनका वॉल्यूम भी आपने सेम लिया, तो उसमें क्या होगा, मास सबका इक्वल आएगा डिफरेंट गैसेस का, या फिर डिफरेंट गैसेस के लिए नंबर ऑफ एटम्स इक्वल होंगे, या फिर इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो क्या होते हैं अभी, ऑप्शन नंबर सी, इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। इसको ऐसे समझते हैं कि एग्जाम्पल से आपको क्या करना है, 1 डजन यूनिट कलेक्ट करनी है डिफरेंट सब्सटेंसेस की। मान लो 1 डजन आपने पेन लिए, 1 डजन आपने क्या किया है, यहाँ पे बुक्स ली हैं, और 1 डजन मान लो यहाँ पे आप क्या ले रहे हो भाई, कोई भी डिफरेंट कोई एक फ्रूट ले लेते हैं, ठीक है, मान लो आपने एप्पल लिया है, 1 डजन आपने क्या किया है, डिफरेंट सब्सटेंसेस लिए हैं। अब ये बताओ 1 डजन में पेन कितने आएंगे, 12, बुक कितनी आएगी, 12, एप्पल्स कितने होंगे, 12। बट क्या इन सब का मास सेम है, हमने यूनिट जो है वो कंडीशन सेम रख दी ना कि 1 डजन आपको लेना है, बट 1 डजन के अंदर ये बताओ क्या इन सब का मास सेम आएगा, नहीं, डिफरेंट है। तो यहाँ पे आपको ये बात याद रखनी है कि जो
मॉलिक्यूल्स है वो क्या आएंगे, सेम आएंगे। अब यहाँ पे एटम्स में और मॉलिक्यूल्स में भी कन्फ्यूज़न नहीं होना। मान लो चलो मास में और डेंसिटी का कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया यहाँ से कि भी 12 थिंग्स आएंगी हम जिसकी भी बात करेंगे। तो ऐसी सेम यहाँ पे जब हम वन वॉल्यूम की बात करेंगे तो उसमें क्या है भी, जो डिफरेंट गैसेज है उनकी जो अमाउंट आएगी वो सेम ही आएगी। इतनी बात तो आ गई समझ में। बट अब यहाँ पे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में भी डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है भी देखो, तो एटम में मान लो आपने हीलियम एटम लिया है, और ऐसे ही अगर हम मॉलिक्यूल की बात करें तो मान लो आपने हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल लिए हैं 1 मोल। दोनों की अमाउंट कितनी ली है आपने, 1 मोल। तो यहाँ पे 1 मोल है तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आना चाहिए, दोनों की अमाउंट सेम आनी चाहिए। बट ध्यान से समझो, यहाँ पे 1 मोल का मतलब क्या होता है, फिक्स नंबर यानी कि अवोगैड्रो नंबर। तो यहाँ पे जब आप एटम की बात करोगे तो कितने आएंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स आएंगे हीलियम के। यहाँ पे जब आप एटम्स की बात करोगे तो देखो एक मॉलिक्यूल है ये हाइड्रोजन गैस का, क्या है, एक मॉलिक्यूल है। इसमें एटम कितने हैं, 2 एटम। भाई 2 एटम से मिलके ही तो मॉलिक्यूल बना है। तो यहाँ पे जब आप एवोगैड्रो नंबर की बात करोगे कि यहाँ पे टोटल एटम्स कितने बनेंगे, ठीक है, टोटल एटम्स कितने बनेंगे, 2 मल्टीप्लाई में एवोगैड्रो नंबर, तो ये यहाँ पे टोटल एटम्स बनेंगे। बट जब आप मॉलिक्यूल की बात करोगे तो वो तो कितने हैं, यहाँ पे 1 मॉलिक्यूल ही बनेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे, 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन गैस। ये क्या है भी, यहाँ पे 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन गैस है। इसमें कितने एटम है, 2 हाइड्रोजन एटम है। कितने भाई, 2 हाइड्रोजन एटम है। तो जब आप यहाँ पे कंपेयर करते हो ना तो एटम्स तो चेंज हो जाएंगे मॉलिक्यूल से, क्योंकि यहाँ पे मॉलिक्यूल, यहाँ पे देखो एक खाली एवोगैड्रो नंबर ही था, यहाँ पे आपको क्या करना पड़ा है, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा है, तब आपके पास नंबर ऑफ एटम्स आए हैं। तो यहाँ पे ये तो डिफर करेंगे नंबर ऑफ एटम्स, बट जो मॉलिक्यूल्स है ना वो क्या रहेंगे, यहाँ पे सेम रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। अब नाइट्रोजन गैस है आपके पास, हाइड्रोजन गैस है और 2 मोल्स अमोनिया प्रोड्यूस हो रहे हैं, यानी कि 1 वॉल्यूम यूज़ हो रहा है किसका, नाइट्रोजन का, 3 वॉल्यूम यूज़ हो रहा है हाइड्रोजन का। तो ये 2 वॉल्यूम अमोनिया प्रोड्यूस कर रहा है। तो क्या है यहाँ पे, क्या बोला गया है कि एक केमिस्ट है, वांट्स टू प्रोड्यूस 40 लीटर 14 लीटर, कितना भी 14 लीटर उसको अमोनिया प्रोड्यूस करना है एट द सेम टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन। वन क्या है यहाँ पे, ये ऐसे लिखते हैं हम, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और ये अमोनिया। तो अब यहाँ पे 1 वॉल्यूम कंबाइन कर रहा है किसके साथ, 3 वॉल्यूम के साथ। तो क्या प्रोड्यूस हो रहा है अभी, यहाँ पे 2 वॉल्यूम अमोनिया बन रहा है। आपको टोटल कितना बनाना है यहाँ पे, 14 लीटर। तो इसको समझो, 14 लीटर के लिए आपको कितनी नाइट्रोजन की नीड पड़ेगी और कितनी हाइड्रोजन की। तो देखो 2 वॉल्यूम, जो 2 वॉल्यूम है अमोनिया का, वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है अभी, 1 वॉल्यूम प्रोड्यूस कर रहा है, 1 वॉल्यूम प्रोड्यूस कर रहा है नाइट्रोजन गैस को। नाइट्रोजन गैस बतानी है ना आपको कि 14 लीटर बनाने के लिए कितनी यूज़ होगी। तो 1 वॉल्यूम अमोनिया बनाने के लिए कितना नाइट्रोजन यूज़ होगा भी, 1/2 वॉल्यूम यूज़ होगा, 1/वॉल्यूम। आपको टोटल कितना बनाना है, 14। तो 14 के लिए यहाँ पे कितना होगा भाई, 1/2 इंटू में 14, तो कितना आ जाएगा, 7। इसका मतलब ये है कि आपको अगर 14 लीटर ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस करना है तो कितने नाइट्रोजन गैस की नीड पड़ेगी भी आपको, 7 वॉल्यूम की। तो 7 देखो आपको एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा भी, ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ पे हाइड्रोजन के लिए भी चेक कर लेते हैं, वैसे इसी पैटर्न से सेम करना है बट एक बार जल्दी से बता देती हूँ। तो देखो यहाँ पे 3 वॉल्यूम यूज़ हो रहे हैं 2 मोल अमोनिया बनाने के लिए। तो 2 वॉल्यूम किसके इक्वल है, 3 के। तो 1 किसके इक्वल आएगा भाई, यहाँ पे ये अमोनिया के लिए है, ये यहाँ पे हाइड्रोजन के लिए है। तो ये कितना आएगा, 3/2। आपको पता किसके लिए करना है भी, 14 लीटर अमोनिया के लिए। तो 14 वॉल्यूम क्या आ जाएगा, 3/2 मल्टीप्लाई में 14, तो यहाँ से कैंसिल होगा, तो कितना आ जाएगा भाई, 21 लीटर। तो कितनी हाइड्रोजन यूज़ होगी, 21 लीटर। क्वेश्चन नंबर 13, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। यहाँ पे सॉल्युबिलिटी के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स गिवन है, तो देखते हैं 1 बाय 1। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इंक्रीजेज, जो सॉल्युबिलिटी होती है गैस की वो इंक्रीज होती है किसके साथ, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। करेक्ट वाली आइडेंटिफाई करनी है। जो सॉल्युबिलिटी होती है गैस की वो डिक्रीज करती है किसके साथ भाई, इंक्रीज इन टेम्परेचर। सॉल्युबिलिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, की भी सॉल्युबिलिटी जो होती है वो इंडिपेंडेंट होती है टेम्परेचर पे। और जो हेनरीज लॉ है वो इनवैलिड हो जाता है एट हायर टेम्परेचर। तो यहाँ पे आपको करेक्ट वाली स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करनी है कि कौन सा यहाँ पे आपको करेक्ट बोला है। तो भाई देखो, जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो तो सॉल्युबिलिटी पे इफेक्ट तो पड़ता है उसका, ठीक है। टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज करने से उसकी सॉल्युबिलिटी पे इफेक्ट तो पड़ेगा। अब यहाँ पे उसने गैसेस के रिगार्डिंग बात की है तो हम इसका भी थोड़ा सा ध्यान रखते हैं। भाई यहाँ पे इंडिपेंडेंट तो नहीं है। अब जैसे आप कोल्ड वाटर में डिज़ोल्व करते हो शुगर को, या फिर एक नॉर्मल वाटर में या फिर हॉट वाटर में डिज़ोल्व करते हो, तो हॉट वाटर में क्या है, आराम से डिज़ोल्व हो जाती है, जल्दी डिज़ोल्व होगी। तो यानी कि सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर पे तो डिपेंड कर रही है। अब यहाँ पे गैसेस की बात कर रहे हैं तो इसका भी रिलेशन देखते हैं। भाई देखो, जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो जो भी गैस मॉलिक्यूल्स है,
जो भी गैस मॉलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी। एक तो गैसेस के मॉलिक्यूल्स ऑलरेडी दूर दूर होते हैं, ऊपर से क्या किया है आपने, टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया, तो इन मॉलिक्यूल्स की जो डिस्टेंस है वो और भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी, इनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी ना, तो वो क्या है आराम से बाहर निकल सकते हैं, लिक्विड से क्या है इजीली एस्केप कर सकते हैं। तो सॉलिबिलिटी क्या हो जाएगी गैस की, डिक्रीज होगी। सॉलिबिलिटी क्या होगी भाई गैस की, डिक्रीज होगी, कम हो जाएगा ना भाई। क्या है अब वहाँ पे गैस की अमाउंट कम हो गई ना, जब आप टेम्परेचर डाउन करोगे तो गैस के मॉलिक्यूल्स क्या है थोड़े ठंडे हो जाएंगे, मतलब कि वो इतना ज़्यादा क्या है भाई रेस्ट पे रहेंगे, मतलब बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं रहेंगे, और वो क्या हो जाएगी सॉलिबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी अगर जब आप क्या करते हो टेम्परेचर को डिक्रीज करते हो। तो यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज का इफेक्ट दे रखा है आपको कि सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेज इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, नहीं मैं क्या बोला आपको कि सॉलिबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी टेम्परेचर को इंक्रीज करने से। टेम्परेचर को इंक्रीज किया, टेम्परेचर को अगर हम इंक्रीज कर रहे हैं तो सॉलिबिलिटी जो है गैस की वो क्या हो रही है भाई, डिक्रीज हो रही है। सॉलिबिलिटी गैस की क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। और यहाँ पे क्या बोला है उसने, सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इंक्रीज की इंक्रीज, अच्छा यहाँ पे टेम्परेचर डिक्रीज करना पड़ेगा। सॉलिबिलिटी ऑफ गैस कैसे इंक्रीज होगी भाई, जब टेम्परेचर डिक्रीज होगा, टेम्परेचर कम होगा तो जो काइनेटिक एनर्जी गैस मॉलिक्यूल्स की वो क्या होगी, कम होगी, तो आराम से वो सॉल्युबल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, ए स्टूडेंट वांट्स टू एक्सट्रैक्ट सिट्रिक एसिड फ्रॉम नेचुरल रिसोर्स। यानी कि एक स्टूडेंट है वो सिट्रिक एसिड को एक्सट्रैक्ट करना चाहता है बट उसको नेचुरल सोर्स ही यूज़ करने हैं, तो विच फ्रूट शुड ही यूज़, तो उसको कौन से फ्रूट में सिट्रिक एसिड मिलेगा। तो ग्रेप्स में कौन सा एसिड होता है भी, ग्रेप्स में होता है टार्ट्रिक एसिड। लेमन, जितने भी सिट्रस फ्रूट्स होते हैं उसमें क्या होता है भी, सिट्रिक एसिड होता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। और जो एप्पल है, एप्पल में कौन सा एसिड होता है अभी, मैलिक एसिड प्रेजेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 15, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स, क्या है अभी यहाँ पे दो सेम एलिमेंट्स है, एटम्स ऑफ द सेम टू एलिमेंट्स कैन कंबाइन इन डिफरेंट रेशो टू फॉर्म डिफरेंट कंपाउंड, तो दिस इज रेफर एज द लॉ ऑफ। तो यहाँ पे आपको एक स्टेटमेंट गिवन है, ये बताना है कि कौन से लॉ के अकॉर्डिंग है। तो भाई देखो क्या बोला है उसने कि दो एलिमेंट है, क्या है दो एलिमेंट है, और दो एलिमेंट ने कंबाइन किया है डिफरेंट रेशो में। कैसे कंबाइन किया है, डिफरेंट रेशो में कंबाइन किया है, और डिफरेंट रेशो में कंबाइन करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है जो कंपाउंड बनेगा वो भी कैसा बनेगा, डिफरेंट बनेगा। क्या बनेगा भाई, डिफरेंट कंपाउंड बनेगा। जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन है और यहाँ पे कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किया, तो यहाँ पे ये क्या फॉर्म कर सकता है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी बना सकता है। और कार्बन ने अगर ऑक्सीजन गैस के साथ, ये एटम है, ये ऑक्सीजन गैस के साथ कंबाइन किया तो यहाँ पे CO2 बना लेगा। अब यहाँ पे कार्बन का जो रेशियो है वो देखो कितना है, 12, मतलब मास जो है वो 12 है, और यहाँ पे कार्बन कितना है, 12 है। यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी है भाई, 16 है, क्योंकि एक सिंगल एटम है। यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी है, 32 है, दो एटम है ना। तो यहाँ पे देखो 12 ग्राम कंबाइन करके 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ क्या बना रहा है भाई, कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहा है। और जो 12 ग्राम ऑफ कार्बन है वो ऑक्सीजन के साथ ही कंबाइन करके क्या कर रही है भाई, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना रही है। तो यहाँ पे क्या है, दो डिफरेंट एटम्स कंबाइन हुए हैं ना, दो डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन हुए हैं, डिफरेंट रेशो में कंबाइन हुए हैं और डिफरेंट कंपाउंड बना रहे हैं। तो ये कौन बताता है भाई, मल्टीपल प्रपोर्शन बताता है। कौन से लॉ में बताया गया, ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। कॉन्स्टेंट कंपोजिशन में क्या होता है कि आप किसी भी सोर्स से उस सब्सटेंस को ऑब्टेन करो, हमेशा ही उसका जो मास का रेशो होता है वो क्या आएगा, ऑलवेज फिक्स आता है। क्या होता है, ऑलवेज फिक्स होता है। जैसे वाटर को आप कहीं से भी ऑब्टेन कर सकते हो, उसमें इम्प्योरिटीज वैसे प्रेजेंट होगी बट उसका जो केमिकल कंपोजिशन है वो थोड़ी ना चेंज होगा। और सेम ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड, आप डिफरेंट सब्सटेंसेस को बर्न करके देख लो, उनका कंबशन करा के देख लो, फ्यूल्स को बर्न करके देख लो, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही बनेगी। वहाँ पे डिफरेंट और भी उसके अंदर एडिशनल चीज़ें हो सकती हैं, इम्प्योरिटीज हो सकती हैं, बट जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है उसकी केमिकल कंपोजिशन थोड़ी ना चेंज हुई है। वहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन का जो मास का रेशो बनेगा वो क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा। तो दो डिफरेंट एलिमेंट जब कंबाइन करेंगे, डिफरेंट रेशो, डिफरेंट कंपाउंड, तो मल्टीपल प्रपोर्शन। और जब आप डिफरेंट सोर्सेज से उसको कलेक्ट करते हो और सेम ही क्या है आपको कंपाउंड मिलता है, और जो रेशो आता है उनके मास का वो भी क्या आता है, सेम होता है, कांस्टेंट होता है, तो उसे हम बोलते हैं कांस्टेंट कंपोजिशन। क्वेश्चन नंबर 16, ए विनेगर सॉल्यूशन हैज़ ए पीएच ऑफ, एक विनेगर सॉल्यूशन है उसका पीएच आपको गिवन है। यहाँ पे क्या करना है, हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन पता करनी है। तो पीएच प्लस में पीओएच क्या होता है अभी, पीएच प्लस में पीओएच होता है किसके इक्वल बाई 14 के। तो यहाँ पे आपको पीएच दिया हुआ है, तो यहाँ से हम पहले पीओएच फाइंड आउट करेंगे। तो पीओएच कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, 14 में से पीएच की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 14 माइनस क्या आ जाएगा भाई यहाँ पे 4, और ये कितना आ गया 10, क्योंकि पीएच कितना गिवन है अभी आपको 4 दिया हुआ है। तो आपने क्या फाइंड आउट कर लिया, पीओएच और हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन में क्या रिलेशन होता है, ये होता है नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ।
अब यहाँ पे आपने क्या फाइंड आउट किया है अभी, पीओएच फाइंड आउट किया है। तो हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, अगर यहाँ पे हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन आपको दे रखी होती तो यहाँ पे आप पुट करते, बट आपको क्या दिया हुआ है, पीओएच गिवन है। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, आपको हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन पता करनी है ना, तो हम इसे लिख सकते हैं ऐसे कि 10⁻⁻ पीओएच, क्या कर सकते हैं 10⁻⁻ पीओएच। तो जो भी पीओएच की वैल्यू होती है वो यहाँ पे आप पुट कर दो, कितनी है अभी यहाँ पे 10 है, तो यहाँ पे 10⁻10 आ जाएगा। और इसे अगर आप सॉल्व करते हो, मान लो जैसे, तो यहाँ पे कितनी कंसंट्रेशन आ गई भी हाइड्रोक्सिल आयन की, 10⁻10। तो ये कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है अभी, ऑप्शन नंबर बी में। यहाँ पे अगर इसके लिए भी अगर आपको H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन पता करनी हो तो पीएच की वैल्यू कितनी है अभी 4 है, तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा 10⁻⁻ पीएच, और ये आ जाएगा 10⁻⁴। अब देखो ओवरऑल जो पीएच प्लस में पीएच का स्केल होता है वो 14 होता है। तो यहाँ पे इसको पुट करके देख लो, जो भी आपके पास वैल्यू है, दिया हुआ कितना है 4, आया कितना है आपके पास 10, तो 10 + 4 कितना बन जाएगा 14 आ गया। और एक और हम करते हैं कि हाइड्रोक्सिल आयन और हाइड्रोनियम आयन, इनकी कंसंट्रेशन का जो प्रोडक्ट आता है वो कितना आता है अभी 10⁻14 आता है। तो यहाँ पे हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन कितनी है, देखो अभी हमने पता की कितनी है 10⁻⁴, और यहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन कितनी है हाइड्रोक्सिल आयन की 10⁻14 है। तो ये भी देखो कितना है 10 आया है, कितना आया है 10 आया है। तो जब यहाँ पे मल्टीप्लाई में होता है तो पावर क्या होती है, ऐड होती है, तो यहाँ पे कितना आएगा 10⁻14 आएगा। तो यानी कि ये जो स्केल हम पढ़ते हैं ना ये बिल्कुल करेक्ट है। और तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ गया अभी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये अपोजिट पूछा है, तो ये आपको याद रखना है कि जब आपको इस तरीके से वैल्यू दी हो ना तो आप 10⁻पावर में उसका यूज़ कर सकते हो, लिख सकते हो उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 17, ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस ऑन अ ह्यूमिड डे द गैस इज पास थ्रू अ गार्ड ट्यूब कंटेनिंग कैल्शियम क्लोराइड, द रोल ऑफ कैल्शियम क्लोराइड इज टू। यहाँ पे बोला गया है, ये एसिड बेस चैप्टर में एक एक्टिविटी दी हुई है जिसमें वो बताया गया ना कि एक्वा सॉल्यूशन जो होता है HCl का, वो तो क्या करता है भाई लिटमस एक्शन को शो करता है, बट ड्राई वाला शो नहीं करता है। तो वहीं पे गार्ड ट्यूब में हम कैल्शियम क्लोराइड को ऐड करते हैं। तो इसको ऐड करने के पीछे का रीज़न क्या होता है कि मॉइस्चर इन द गैस, यानी कि गैस को क्या प्रोवाइड करे, मॉइस्चर प्रोवाइड करे। एब्जॉर्ब द मॉइस्चर फ्रॉम द गैस, यानी कि जो भी गैस प्रोड्यूस हो रही है उससे मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर ले। एब्जॉर्ब द इवॉल्व गैस, यानी कि जो भी गैस क्या है अभी यहाँ पे इवॉल्व हो रही है उसको क्या करे भी एब्जॉर्ब कर ले। और एक्ट एज अ कैटलिस्ट फॉर द रिएक्शन, या फिर ये रिएक्शन में कैटलिस्ट की तरह एक्ट करता है। तो आपको जो एक्टिविटी बताई हुई है उसमें क्या बोला गया है कि सोडियम क्लोराइड लेना है, उसमें H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड की मतलब आपको ऐड करना है, और यहाँ से जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है अभी सोडियम सल्फेट बनता है, और प्लस में HCl गैस प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पे ये क्या है HCl गैस की प्रिपरेशन हो गई, एक तरह से आप यहाँ से HCl ही तो ऑब्टेन कर रहे हो। तो यहाँ पे ये जो HCl गैस बन रही है, अगर ये एयर में आती है, ठीक है, अगर ये एयर में आएगी, अगर ये एयर के कांटेक्ट में आती है, तो एयर में क्या होता है, अब यहाँ पे ह्यूमिड डे का बोला है ना, तो ह्यूमिड डे का क्या मतलब है कि एयर में क्या प्रेजेंट है मॉइस्चर, एयर में क्या प्रेजेंट है मॉइस्चर प्रेजेंट है। तो यहाँ पे ह्यूमिड डे की ही बात कर रहा है कि जब ह्यूमिड डे होता है, जब आप HCl गैस को प्रिपेयर कर रहे हो तो हम ये CaCl2 क्यों ऐड करते हैं। तो अब ह्यूमिड डे है तो उसमें क्या प्रेजेंट है मॉइस्चर, मतलब कि वहाँ पे वाटर प्रेजेंट है। तो यहाँ पे वाटर प्रेजेंट है तो ये HCl गैस के साथ कंबाइन करेगा, और कंबाइन करके यहाँ पे क्या है एक्वा सॉल्यूशन बन जाएगा, यानी कि ये गैस फॉर्म में नहीं रहेगा, गैस स्टेट में नहीं रहेगा, गैसियस स्टेट में, कैसे फॉर्म में आ जाएगा एक्वस में, यानी कि यहाँ पे क्या बन जाएगा HCl का सॉल्यूशन बन जाएगा। तो अगर आपको चाहिए क्या HCl गैस प्रोड्यूस करनी है, तो HCl गैस प्रोड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं वहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड को ऐड कर देते हैं। तो ये कैल्शियम क्लोराइड जो होता है ये क्या काम करता है, जो भी यहाँ पे गैस ऑब्टेन हो रही है ना उससे मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है। ये कैल्शियम क्लोराइड किसकी तरह एक्ट कर रहा है यहाँ पे ड्राइंग एजेंट की तरह, किसकी तरह भी ड्राइंग एजेंट की तरह। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, एक सॉल्यूशन है वो रिएक्ट कर रहा है किसके साथ भी, क्रश एग शेल्स के साथ, यानी कि जो अंडे के छिलके होते हैं उसके साथ वो रिएक्शन कर रहा है। यानी कि यहाँ पे आपके पास कोई भी एक सॉल्यूशन है वो किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, एग शेल के साथ। अब ये जो एग शेल होती है किसकी बनी होती है भाई, ये एग शेल बनी होती है कैल्शियम कार्बोनेट की, किसकी बनी होती है कैल्शियम कार्बोनेट की। और ये इसके साथ रिएक्शन करके, यानी कि यहाँ पे जो भी सॉल्यूशन है इसको हम एक्स लिख देते हैं, ये एक्स सॉल्यूशन इसके साथ रिएक्शन करके क्या करता है एक गैस बनाता है। तो अब हमें पता है कि कैल्शियम कार्बोनेट जहाँ पे भी होता है वो कौन सी गैस को प्रोड्यूस करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को। और इसको कंफर्म भी कर रहा है आगे क्वेश्चन में कि ये क्या करता है, जो भी यहाँ पे गैस बनती है ना वो लाइम वाटर को मिल्की बना देती है, मतलब कि ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा,
लाइम वाटर के साथ, और क्या फॉर्म करता है, कैल्शियम कार्बोनेट। और जो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है इसी की वजह से क्या होता है, वो सॉल्यूशन मिल्की बन जाता है। तो यहाँ पे ये आइडेंटिफाई करना है कि ये सॉल्यूशन क्या है, ये एक सॉल्यूशन क्या है जिसके साथ एग शेल रिएक्ट करके क्या कर रहा है, एक ऐसा मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रोड्यूस कर रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखो क्या होगा, ये किसके साथ रिएक्शन करता है, एसिड के साथ रिएक्शन करता है, तब ये ऐसा होता है। जब एसिड कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करते हैं ना, तब यहाँ पे क्या होता है भाई, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। तो कौन से ऑप्शन में आपको एसिड की, मैंने यहाँ पे लिथियम क्लोराइड, यहाँ पे पोटाशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, तो एसिड एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी HCl। और बाकी ये जो ऑप्शन है ये कैसे दिए हुए हैं भी, आपको सॉल्ट दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 19, ए कंपाउंड ऑफ कॉपर एंड ऑक्सीजन इज एनालाइज। आपके पास एक कंपाउंड है कॉपर एंड ऑक्सीजन का, उसे एनालाइज करना है। तो अब ये जो कंपाउंड बन रहा है कॉपर और ऑक्सीजन से, इसके दो सैंपल है। एक सैंपल में तो 80% कॉपर प्रेजेंट है, एक सैंपल में क्या है 80% कॉपर प्रेजेंट है, और दूसरे सैंपल में 88.8% कॉपर प्रेजेंट है। तो व्हाट डज दिस डाटा सजेस्ट, तो इस डाटा से आपको क्या पता चलता है कि कॉपर एटम्स हैव डिफरेंट मासेस इन डिफरेंट प्लेसेस, कि कॉपर एटम का जो मास है ना अलग अलग जगह पे अलग हो गया। इसके कहने का मतलब क्या है कि जब आप दिल्ली में बैठे हो तो उसका मास कुछ हो रहा है कॉपर एटम का, और अगर आप किसी दूसरी जगह बैठे हो, किसी दूसरे स्टेट में बैठे हो, तो वहाँ पे उसका मास अलग है। तो ऐसा तो नहीं होता है, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन तो वैसे ही रॉन्ग हो जाए। द टू सैंपल्स आर लाइकली डिफरेंट कंपाउंड्स, कि भाई जो दोनों सैंपल्स है ना, कि भाई एक सैंपल में जिसमें 80% कॉपर प्रेजेंट है और एक में 88.8% प्रेजेंट है, इन दोनों सैंपल्स में क्या है भी, डिफरेंट कंपाउंड की फॉर्मेशन हो रही हो। तो ये पॉसिबिलिटी तो हो सकती है, क्योंकि डिफरेंट कंपाउंड्स होंगे तो उनमें जो रेशो होगा सब्सटेंस का वो भी क्या होगा, डिफरेंट आएगा। जैसे एग्जांपल कार्बन, और यहाँ पे क्या है भी ये कार्बन डाइऑक्साइड, तो यहाँ पे क्या है दोनों का रेशो अलग अलग है। जैसे यहाँ पे कार्बन का जो मास था वो तो फिक्स था, बट ऑक्सीजन की अगर हम बात करें अमाउंट की तो वो डिफरेंट थी। यहाँ पे 16 थी, यहाँ पे क्या थी भाई, यहाँ पे कितनी आ रही थी, 32 आ रही थी। तो यहाँ पे डिफरेंट कंपाउंड है। अब यहाँ पे एक कॉपर है एक ही ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का रेशो फिक्स हो गया। कॉपर की अमाउंट भाई यहाँ पे क्या है, दोनों कंपाउंड में डिफरेंट है, कॉपर का रेशो डिफरेंट आएगा, तो यहाँ पे ये ऑप्शन हो सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन इज बीइंग वायलेटेड। ये कुछ ऐसा लॉ वायलेट नहीं हो रहा है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द कंपोजिशन की भी, वो किस रेशो में कंबाइन कर रहा है, क्या बन रहा है। और डी ऑप्शन दिया हुआ है आपको कि द सैंपल्स आर फ्रॉम डिफरेंट प्लैनेट्स, कि भाई जो सैंपल्स है हमने डिफरेंट प्लैनेट से ले लिए। ये ऑप्शन तो कुछ ज़्यादा ही अलग हो गया है, तो ये ऑप्शन भी क्या है अभी रॉन्ग है। तो यहाँ पे जो आपको ज़्यादा करेक्ट लग रहा है, क्या लग रहा है अभी, ऑप्शन नंबर बी, कि जब डिफरेंट क्या होते हैं, अगर आप रेशो लेते हो किसी कंपाउंड का सैंपल का, तो वो क्या हो सकते हैं, डिफरेंट कंपाउंड हो सकते हैं। और ये कौन से लॉ के अकॉर्डिंग है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। उसमें हम यही पढ़ते हैं कि किसी एक जो कंपाउंड होता है ना, अब जैसे दो डिफरेंट कंपाउंड है, तो इन दोनों डिफरेंट कंपाउंड में से किसी एक एलिमेंट का जो मास होता है ना वो फिक्स होता है, और बाकी जो दूसरे एलिमेंट है जिससे वो कंबाइन होकर बन रहा है, जैसे अभी यहाँ पे कॉपर है, वो क्या है भाई यहाँ पे सिंपल होल नंबर रेशो में प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे कॉपर और कॉपर ये वाले जो यहाँ पे दो एटम है, ये क्या है भाई यहाँ पे सिंपल रेशो में प्रेजेंट होंगे। जैसे यहाँ पे कार्बन फिक्स था, कार्बन 12 ग्राम फिक्स था दोनों के केस में, यहाँ पे ऑक्सीजन 16 और यहाँ पे 32। तो यहाँ पे ये जो था ये क्या था, सिंपल नंबर रेशो में प्रेजेंट था, 1:2 ऐसे। तो सेम ऐसे ही यहाँ पे होगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर बी। और ये क्वेश्चन किसके अकॉर्डिंग है, कौन से लॉ के अकॉर्डिंग है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। क्वेश्चन नंबर 20, ए स्टूडेंट टेस्ट द पीएच ऑफ 4 डिफरेंट सॉल्यूशन। एक स्टूडेंट है, उसके पास 4 सॉल्यूशन है PQRS, और वो क्या कर रहा है, उसका पीएच मेजर कर रहा है किसकी हेल्प से, यूनिवर्सल इंडिकेटर की हेल्प से। तो उसने डिफरेंट कलर्स ऑब्जर्व किया है। पी सॉल्यूशन जो होता है उसका कलर कैसा आया है, रेड। क्यू सॉल्यूशन का जो कलर आया है यूनिवर्सल इंडिकेटर पे वो आया है येलो, और आर जो सॉल्यूशन है वो इंडिकेट कर रहा है ब्लू, और जो एस सॉल्यूशन है उसका कलर आया है पीएच उस पर कितना आया अभी यूनिवर्सल इंडिकेटर की वजह से वायलेट कलर आया। तो विच सॉल्यूशन इज लाइकली टू बी स्ट्रॉन्ग अल्कली। तो यहाँ पे आपको बताना है कलर चेक, कलर को देख के, कलर को ऑब्जर्व करके कि कौन सा सॉल्यूशन यहाँ पे क्या है, स्ट्रॉन्ग अल्कली को रिप्रेजेंट कर रहा है, कि कौन सा सॉल्यूशन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग अल्कली बनेगा। तो देखो जो रेड आता है ना वो एसिडिक सॉल्यूशन के लिए आता है, वो भी कैसे, स्ट्रॉन्ग एसिड्स के लिए। तो ये तो आएगा नहीं, ठीक है। और जो येलो ऑरेंज कलर की जो टोन होती है ये भी इसके लिए होती है, भी एसिडिक सॉल्यूशन के लिए ही होती है। तो इसका मतलब ये भी ऑप्शन नहीं आएगा। जो रेंज होगी वो 0, 1, 2 कुछ ऐसी होगी। अब येलो जो कलर होता है वो थोड़ा सा क्या होता है, मीडियम मतलब वीक एसिड्स के लिए होता है। ऐसे ही जो ब्लू कलर है, ब्लू कलर किसके लिए आएगा भी, यहाँ पे जो ब्लू कलर होता है वो यहाँ पे आएगा वीक बेस के लिए। किसके लिए होता है भी, वीक बेस के लिए होता है। और जो वॉयलेट कलर होता है, वॉयलेट या फिर पर्पल
कलर जो होता है वो आता है किसके लिए भी, स्ट्रॉन्ग अल्कली के लिए। इसकी जो वैल्यू होती है वो 11 to 14, 12 to 14 ऐसे जब पीएच स्केल पे आप देखते हो, ठीक है, वो ऐसे पीएच स्केल होता है ना, उस पर मैंने आपको कलर चार्ट भी पढ़ाया था कि इस तरीके से कलर चेंज होता है। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग अल्कली के लिए आपको आइडेंटिफाई करना था, बताना था कि कौन सा सोल्यूशन है, तो कौन सा सोल्यूशन है भी एस। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 21, टू एलिमेंट्स एक्स एंड वाई कंबाइन टू फॉर्म अ कंपाउंड। दो एलिमेंट है, एक एक्स है और एक वाई है, कंबाइन किया, कंबाइन करके कंपाउंड बना रहे हैं, बना लिया इन्होंने एक्स वाई। तो 5 ग्राम ऑफ एक्स, तो 5 ग्राम एक्स कंबाइन करके 10 ग्राम ऑफ वाई के साथ क्या करता है अभी, 15 ग्राम ऑफ एक्स वाई बना लेता है। फिर आगे बताया गया कि 20 ग्राम अगर आप एक्स लेते हो, 20 ग्राम अब आपने क्या ले लिया, एक्स ले लिया और मिक्स कर दिया 10 ग्राम ऑफ किसके साथ भाई, वाई के साथ। तो व्हाट इज द टोटल मास ऑफ द मिक्सचर आफ्टर द रिएक्शन, तो आपको बताना है कि आफ्टर द रिएक्शन टोटल मास कितना बनेगा। तो यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे इसमें ये क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है। कैसे भाई, देखो यहाँ पे x प्लस वाई क्या है, यहाँ पे रिएक्टेंट है, ये दोनों क्या है, रिएक्टेंट है, और ये क्या बन रहा है, यहाँ पे प्रोडक्ट बन रहा है। तो 5 + 10 कंबाइन करके क्या कर रहे हैं, 15 बना रहे हैं। तो बिफोर द रिएक्शन यानी कि रिएक्शन होने से पहले रिएक्टेंट का जो मास है कितना है, 15 है। आफ्टर द रिएक्शन प्रोडक्ट का जो मास आ रहा है वो भी कितना है, 15 है। तो सेम ऐसे ही यहाँ पे होगा, बिफोर द रिएक्शन कितना है 20, आफ्टर द रिएक्शन कितना है 10। तो यहाँ पे आफ्टर द रिएक्शन जो होगा मतलब ये 20 + 10 कितने हैं अभी, बिफोर द रिएक्शन है। आफ्टर द रिएक्शन जो ये एक्स वाई कंबाइन करके बनाएगा वो कितना बनेगा, 30 ग्राम बनेगा। और अगर यहाँ पे ऐसा कुछ पूछा होता है कि किसके अकॉर्डिंग है, तो ये किसके अकॉर्डिंग है भाई, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 22, विच नेचुरल इंडिकेटर चेंजेस कलर इन बेसिक सॉल्यूशन। यहाँ पे आपको डिफरेंट क्या है भाई, नेचुरल इंडिकेटर्स गिवन है, बेसिक सॉल्यूशन में किसका कलर चेंज होगा ये आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पे हम टेबल बना लेते हैं, ये एसिड में और ये बेस में जो भी इनका कलर आएगा वो। तो जो टर्मरिक होता है उसका खुद का ओरिजिनल कलर कैसा होता है भी, येलो होता है। तो ये एसिडिक सॉल्यूशन में कलर चेंज नहीं करता, येलो ही रहता है, रिमेन सेम। और जो बेसिक सॉल्यूशन होता है उसमें ये कैसा हो जाता है भी, रेडिश ब्राउन कलर आ जाता है। क्या हो जाता है भी, रेडिश ब्राउन इन कलर। और जो लिटमस है, लिटमस में क्या होता है, एसिडिक सॉल्यूशन में भी ये क्या करता है अभी, रेड में कन्वर्ट हो जाता है। ब्लू लिटमस किस में कन्वर्ट होता है, रेड में। और जो यहाँ पे बेसिक सॉल्यूशन होता है ये क्या करता है अभी, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। और जो रेड कैबेज होती है ये क्या करती है भी, एसिडिक सॉल्यूशन में रेड या पिंक, या फिर आप बोल सकते हो आपको ऑप्शन में ऐसा मिल सकता है कि रेडिश पिंक कलर मिलेगा, और सेम यहाँ पे आपको ग्रीन मिलेगा या फिर ग्रीनिश येलो कलर ऐसा मिलता है बेसिक सॉल्यूशन में। तो अब आपको किसके लिए बताना था, बेसिक सॉल्यूशन के लिए जो कलर चेंज करता है। हमने क्या देखा कि ये तो सारे ही इंडिकेटर जो है कलर चेंज कर रहे हैं बेस में, रेडिश ब्राउन, ब्लू और ग्रीन, ग्रीनिश येलो कलर आएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द क्लोर अल्कली प्रोसेस। यहाँ पे आपको ये बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से क्लोर अल्कली प्रोसेस कौन से ऑप्शन में करेक्ट दी हुई है। तो हम क्या करते हैं, क्लोर अल्कली प्रोसेस में जो ब्राइन सॉल्यूशन होता है उसमें से इलेक्ट्रिसिटी को पास कराते हैं। तो आपको सॉल्यूशन में एनोड पे और कैथोड पे डिफरेंट प्रोडक्ट मिलते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है भी, ऑप्शन नंबर सी। इसको डिटेल में अब और क्या ही डिस्कस करें क्योंकि चैप्टर में हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था, ठीक है। तो इसमें तो कुछ ऐसा है नहीं अब कि मैं इसको अलग से एक्सप्लेन करूँ। यहाँ पे क्या है, इसका एक्वा सॉल्यूशन बनाते हैं, इसे हम ब्राइन सॉल्यूशन बोलते हैं। और यहाँ पे आपको डिफरेंट प्रोडक्ट मिलते हैं। ये कहाँ पे मिलता है आपको, ये मिलता है एनोड पे, और ये कहाँ पे मिलता है अभी, ये आपको मिलता है कैथोड पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, इन अ लैब एक्टिविटी ए स्टूडेंट फाइंड्स दैट अ सॉल्ट सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। एक एक्टिविटी हो रही थी लैब में और एक बच्चे ने देखा कि जब उसने सॉल्ट सॉल्यूशन लिया है ना तो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है। तो स्टूडेंट ने ये कंक्लूड कर लिया कि जो सॉल्ट है ना वो कैसा होना चाहिए, मस्ट बी एसिडिक होना चाहिए, तभी वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। ठीक है, एसिडिक सॉल्ट के अलावा, यानी कि उसके अकॉर्डिंग उसने ये कंक्लूड किया ना कि सॉल्ट कैसा होना चाहिए, मस्ट बी एसिडिक। तो हाउ शुड दिस बी करेक्टेड पैडागोजिकली, तो यानी कि एज ए टीचर आप इस बात को कैसे करेक्ट करोगे, कौन सी अप्रोच का यूज़ करके बच्चे को एक्सप्लेन करोगे कि ये वाला जो उसने कंक्लूड किया है, कंक्लूजन किया है एक्टिविटी के थ्रू, एक्टिविटी को करने के बाद ये पॉइंट क्या है भाई, रॉन्ग है। तो यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन 1 बाय 1 की इसके रिगार्डिंग क्या दिया हुआ है। तो फर्स्ट ऑप्शन है कि एक्सप्लेन दैट ऑल सोल्यूबल सॉल्ट्स प्रोवाइड आयंस फॉर कंडक्टिविटी रिगार्डलेस ऑफ देयर पीएच। कि भाई बच्चे को ये एक्सप्लेन करोगे, ये समझाओगे कि जो भी सोल्यूबल सॉल्ट्स होते हैं ना वो क्या करते हैं, आयंस को प्रोवाइड करते हैं, यानी कि सॉल्यूशन में क्या करेंगे, वो आयन फॉर्मेशन करेंगे। और आयन फॉर्मेशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और सॉरी जो कंडक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो कौन होते हैं भी, आयंस रिस्पॉन्सिबल होते हैं रिगार्डलेस ऑफ देयर पीएच। कि भाई उनका पीएच चाहे कुछ भी हो। एसिडिक से क्या मतलब है कि वो नेचर की बात कर रहा है कि सॉल्ट का नेचर कैसा होगा, एसिड होगा, बेस होगा या फिर न्यूट्रल होगा, मतलब कि पीएच की वैल्यू क्या आएगी। टेल देम
बी ऑप्शन में क्या बताया गया कि टेल देम दैट ओनली बेसिक सॉल्ट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, या फिर बच्चे को आप ये बोल के करेक्ट करोगे कि भाई उसने जो कंक्लूड किया है वो रॉन्ग किया है कि बेसिक सॉल्ट ही सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। सी ऑप्शन है कि एक्सप्लेन दैट इलेक्ट्रिसिटी इज ओनली कंडक्टेड बाय प्योर वाटर, कि भाई इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो प्योर वाटर ही सिर्फ कंडक्ट करते हैं, बाकी कोई कंडक्ट नहीं करता है, तो ऐसा कुछ एक्सप्लेन करोगे। या फिर डी ऑप्शन है कि शो दैम दैट द सॉल्ट डज नॉट टर्न लिटमस रेड। अब यहाँ पे तो इसका कुछ लॉजिक ही नहीं है कि लिटमस पेपर का एक्शन आ गया यहाँ पे तो, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो करेक्ट अप्रोच है वो क्या होगी भी ऑप्शन नंबर ए, कि बच्चे को हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझाएंगे कि कंडक्टिविटी का जो कॉन्सेप्ट होता है वो डिपेंड करता है किस पे भाई, फ्री आयंस पे, कि भाई वहाँ पे कितने आयंस प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है किससे कि सॉल्ट का नेचर क्या है, नथिंग टू डू विद द नेचर ऑफ द सॉल्ट, चाहे वो एसिडिक हो, बेसिक हो या फिर न्यूट्रल हो। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा भी ऑप्शन नंबर ए, पीएच से कोई लेना देना नहीं है। देखो हम उसे कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे डिफरेंट नेचर के सॉल्ट लेंगे, जैसे एग्जांपल में आपने क्या लिया NaCl, एक सॉल्ट लिया यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड, और एक सॉल्ट लिया यहाँ पे आपने Na2CO3। अब देखो इन सॉल्ट्स का नेचर, NaCl जो होता है वो कैसे नेचर को शो करता है भी, न्यूट्रल, और जो क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के कॉम्बिनेशन से बना है, इतना तो अभी तक समझ में आ गया होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस मतलब कैसे कॉम्बिनेशन से हम यहाँ पे नेचर देखते हैं सॉल्ट का। यहाँ पे किसके कॉम्बिनेशन से बना है, वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड, तो ये सॉल्ट का नेचर कैसा होगा, एसिडिक। और यहाँ पे ये किसके कॉम्बिनेशन से बना है, स्ट्रॉन्ग बेस प्लस में वीक एसिड। तो अब देखो यहाँ पे ये सारे सॉल्ट ही क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, सारे एग्जाम्पल देखिए एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, द सॉलिबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन गैस इन वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस इज दिस। यहाँ पे क्या है भाई, नाइट्रोजन गैस की जो सॉलिबिलिटी बताई गई है 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे 6.9 इंटू में 10⁻⁴ मोलर बताई गई है। तो जब प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन गैस अबव द सॉल्यूशन इज 1 बार, यहाँ पे और प्रेशर क्या बताया गया है, 1 बार बताया गया है। तो व्हाट इज द सॉलिबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन इन वाटर व्हेन द प्रेशर इज 0.8 बार, यानी कि ये बोला है 25 डिग्री सेल्सियस पे जब आपने प्रेशर कितना लिया है, दो प्रेशर है, एक P1 और एक P2। तो यहाँ पे पहले प्रेशर कितना था भाई, 1 बार, और बाद में प्रेशर कितना हो गया 0.8 बार। तो यहाँ पे जब प्रेशर 1 बार था तो यहाँ पे जो सॉलिबिलिटी थी गैस की वो कितनी थी भाई, 6.9 इंटू में 10⁻⁴ मोलर थी। और यहाँ पे जो सॉलिबिलिटी है गैस की वो कितनी है, 0, ये आपको फाइंड आउट करनी है, क्या करनी है भाई यहाँ पे, फाइंड आउट करनी है। तो ये जो क्वेश्चन है किसके ऊपर डिपेंड करता है, हेनरी लॉ के ऊपर ये डिपेंड करता है। तो हेनरी लॉ में क्या बताया गया है कि जो सॉलिबिलिटी होती है गैस की वो किस पे डिपेंड करती है, प्रेशर पे डिपेंड करती है, कि जो पार्शियल प्रेशर होता है गैस का वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, सॉल्युबिलिटी के। तो यही वाला कॉन्सेप्ट आपको यूज़ करना है। तो अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो यहाँ से हम ऐसे रिलेशन बना सकते हैं कि जो P1 है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है S1 के, तो जो P2 है वो कितना आएगा भी, P2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा S2 के। तो यहाँ से हम फॉर्मूले को कैसे लिख सकते हैं कि P1 अपॉन में P2 इज इक्वल टू में क्या आएगा, S1 अपॉन में S2। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, S2 फाइंड आउट करना है। तो इस फॉर्मूले को रीअरेंज करेंगे और रीअरेंज करके क्या आ जाएगा भाई, देखो S2 फाइंड आउट करना है ना, तो S2 इधर चला जाएगा, S1 ऐसे ही रहेगा, और ये P2 इधर ऊपर चला जाएगा और P1 ऐसे आ जाएगा। तो वैल्यूज़ को पुट करो, S1 कितना दिया हुआ है भी, देखो ऑप्शन में आप क्वेश्चन में 6.9 इंटू 10⁻⁴, P2 कितना गिवन है, P2 दिया हुआ है आपको 0.8, और P1 कितना दिया हुआ है भी 1 बार। तो इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद जो भी ऑप्शन आता है, आई थिंक यहाँ पे 5.5 आएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन क्या है अभी, EMRS के लास्ट ईयर का ही क्वेश्चन है। ये EMRS के लास्ट ईयर का क्वेश्चन है। आज की क्लास में मतलब 5-6 क्वेश्चन ऐसे थे जो प्रीवियस ईयर ही हैं, बाकी मैंने आपको साथ साथ बताया भी कौन कौन से हैं, और हो भी सकता है कि शायद कोई 1-2 क्वेश्चन रह गए हो। तो पे एंड होता है ये प्रैक्टिस सेशन। आज की क्लास में हमने 25 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है, और कमेंट सेक्शन में आप बताना कि आपको आपके कितने मार्क्स आए हैं और आपको क्वेश्चन का लेवल कैसा लगा है। फिर उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे आगे प्रैक्टिस सेट को अरेंज करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्वेश्चंस को ऐड करेंगे, प्रैक्टिस सेट में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ते रहना, रिवाइज करते रहना।